हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी क्लास 12 बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि अभी आपको मालूम है कि जो पेपर आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पेपर हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। रट्टाफिकेशन से आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि क्लास 12 पर ही पढ़ाई आपकी नहीं खत्म होने वाली है। आप तो आगे पढ़ाई करेंगे ना। तो वहां भी मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूटी हो, वहां भी कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होगी। तो इट इज बेटर फॉर यू कि कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर ले। अब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, इस नजरिए से ये डिटेल्ड वीडियो की सीरीज में लेके आया हूं। और आज हम लोग इस सीरीज का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। मैंने ये सीरीज जो बनाई है ये एकदम सारे पूरे फुल सिलेबस पर बेस्ड है। इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सीरीज अपने आप में सफिशिएंट है कि आप 100 में 100 फिजिक्स में ला सको, इसीलिए ये सीरीज बनाई गई है। तो अगर ये आप चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए और वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। तो चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। हमारा जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है, इसका लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे, जो आज हाईली कॉन्सेप्चुअल होने वाला है और एकदम आसान भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये रहा, देखिए, सेमीकंडक्टर्स और इसका थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग 3 मेनली पार्ट हैं इसके। एक तो पीएन जंक्शन कैसे बनता है, फिर इसमें जब फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग क्या मतलब ऐसा बताऊंगा की जाती है, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और फिर इसका आखिरी पार्ट कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन क्या हमारे किस काम का है। ये बात हम लोग समझेंगे। जीरो से हीरो वाला बात। आपको कुछ भी नहीं आता है, पुराने मेरे 1-2 वीडियो देखे हैं सीरीज के, सब समझ में आएगा। और अगर नहीं देखे इसके पहले के पार्ट या पहले के चैप्टर्स, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जैसे आपको भटकना ना पड़े, आप आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। और सीक्वेंस में देखने पे बहुत बड़ा एडवांटेज है कि फिजिक्स बहुत आसान से समझ में आती है, और मेरी तो और आसान से आएगी, क्योंकि मैं भाषा एकदम बोलने वाली रखता हूं, बोलचाल की भाषा। तो चलिए, कुछ बच्चों को यह भी चाहिए होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाए। तो कोई समस्या नहीं, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में अपलोड कर देता हूं। इसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए और मतलब ज्वाइन कर लीजिए इसको, और उसके बाद आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है बेटा। इस पे शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं, जहां आप अपने डाउट को बिल्कुल क्लियर कर पाते हैं कि सर ये डेरिवेशंस हो रहा है तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट में ये बात दोबारा बता दीजिए, या ये न्यूमेरिकल है, आपने जो बताया है मेरे मन में दूसरा मेथड है, क्या मैं वो लगा सकता हूं। इससे आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होता है और सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई चला जाता है। तो ये आप मेरे साथ कर सकते हैं। इसी बात को देखते हुए हम लोग लाए हैं आपके लिए द्रोणा बैच, द्रोणा फिजिक्स और द्रोणा मैथमेटिक्स। द्रोणा बैच की खूबी क्या है कि सारी चीज अच्छे से पढ़ाने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स कराने के बाद 2 डेडिकेटेड क्लासेस की जाती हैं। एक है एनसीईआरटी कॉर्नर, जहां एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, और पीवाईक्यूज कॉर्नर, जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते हैं, यानी चैप्टर वाइज। जब आप चैप्टर फिनिश करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, डेरिवेशन आ जाता है, न्यूमेरिकल निकालना आ जाता है, एनसीईआरटी सवाल लगाना आ जाता है, पीवाईक्यू करना आ जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ जाता है। तो जो बच्चे द्रोणा बैच में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए लिंक दिया हुआ है। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाकर आप द्रोणा बैच में एनरोल हो सकते हैं। ये 999 जो फीस है, बड़ी नॉमिनल फीस है, पूरे कोर्स की फीस है, 1 टाइम फी। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ शानदार पढ़ाई आप कर सकते हैं। चलिए आगे की बातचीत करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो शुरुआत होती है पीएन जंक्शन से। तो जो पीएन जंक्शन है, आप देखेंगे ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डायोड्स या ट्रांजिस्टर का। हमारे कोर्स में डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर पहले से हट चुके हैं, लेकिन ये डायोड वगैरह क्या करेंगे हमारे लिए, ये भी हम समझेंगे। लेकिन डायोड की फंक्शनिंग समझने के लिए हमें पीएन जंक्शन को समझना जरूरी है। अब ये पीएन जंक्शन क्या है, अभी बात करते हैं। जो जंक्शन यहां बताया जा रहा है, जंक्शन का मतलब क्या है, जहां पर पी और एन मिल रहे हैं, है ना। मिलने का मतलब भी क्या है वो भी दिखाते हैं। आप ऐसे नहीं मिला सकते हैं। आप ट्रेनों का जंक्शन देखे होंगे ना, लखनऊ जंक्शन, कई ट्रेनें आती हैं जंक्शन पे, फिर कहीं और चली जाती हैं। इसी तरीके से जंक्शन, दोनों के जहां मिलाप हो रहा है वो।
और इसी इसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो जंक्शन है जब ये बन जाता है तो इसको जब हम फॉरवर्ड या रिवर्स बायस में लगाते हैं, बायस में लगाने का मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं, अप्लाइड वोल्टेज देते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो इसका बिहेवियर क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो अगली बात ये समझते हैं, मैंने सारी बात कवर की है बेसिक से लेकर 0 टू लेकर हीओ, कि आखिर आप पीएन जंक्शन बनाते क्या हैं। तो देखिए पीएन जंक्शन ऐसा नहीं बनाते हैं कि आपने इधर लिया पी टाइप और इधर लिया एन टाइप और उठा के कहा भैया मिल लो आपस में, तुम लोग ऐसे मिला दिया। ये नहीं किया जा सकता है। ये जंक्शन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये कितने भी स्मूथ सरफेस हो मिलाते वक्त इनकी, ये एटॉमिक लेवल पे स्मूथनेस नहीं दिखा सकते। इंटर एटॉमिक जो स्पेस होते हैं वो 2-3 एंगस्ट्रॉम के बराबर होते हैं, तो उतनी ज्यादा क्लोजनेस नहीं आती, डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर आ जाती है फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। तो आप किसी एक पी को किसी एक एन को लाकर ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं कि किसी मटेरियल से चिपका दें आप, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे बनाएंगे पीएन जंक्शन? हम एक ही मटेरियल लेते हैं, सपोज करिए ऐसे लिया, अब ये पी टाइप था अभी, है ना, अब इसको हम सुटेबल डोपिंग करते हैं एन टाइप की, यहां पर इतने हिस्से में हम एन टाइप की डोपिंग बढ़ा देते हैं, एन टाइप की डोपिंग करते हैं। तो जब एन टाइप की डोपिंग बढ़ा देते हैं तो ये हिस्सा क्या हो जाता है, एन टाइप। एक ही क्रिस्टल में ये वेफर्स होते हैं बेसिकली। वेफर क्या होते हैं? जैसे बिस्किट खाएं पतले वाले वेफर्स, चॉकलेट वो भी आती हैं, वेफर्स के केक भी आते हैं, लगा होता है ऊपर। वेफर्स का मतलब पतली पतली स्लाइसेस समझ लीजिए, पतली स्लाइसेस, उसे वेफर बोलते हैं, खाए भी होंगे। चिप्स को भी, कुछ चिप्स को भी वेफर्स बोलते हैं, पतले पतले होते हैं, छिलके टाइप आते हैं कई सारे, आपने खाए होंगे। तो वेफर्स के नुमा, ये इतना बड़ा ब्लॉक बना रहे हैं लेकिन वेफर्स होते हैं, ऐसे के ऊपर ऐसे चिपका, तो पी टाइप एन टाइप चिपका नहीं रहे, एक ही वेफर लिया आधा आधा बना दिया, ठीक। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बन जाता है, अब ये बड़ा इसलिए बता रहे हैं जैसे समझा पाए, इधर तो पी टाइप पहले से था ही, इधर आपने एन टाइप बना दिया, और जहां पर ये मिलते हैं इस रीजन में कुछ खेल अलग हो जाता है। इसी को आप बोल रहे थे जंक्शन। यही क्या था, दोनों का मिलाप एक ही क्रिस्टल में, वेफर में जो किया गया है, ये जंक्शन है। यहां पर जो खेल होगा उसको पहले हमें समझना होगा कि यहां ये खेल क्यों हो रहा है। इस खेल को समझ लेंगे कि पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन है ये हमें क्या क्या चीज करके दे रहा है, फिर हम इसके ऊपर जब एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे, जिसे आप बोलते हैं बायस, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, तो उस समय क्या चीजें प्रोड्यूस करेगा, उसकी वीआई प्रॉपर्टी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो समझेंगे एक एक करके। तो आप ये समझ गए यहां पर कि पीएन जंक्शन को अलग अलग जाकर जोड़ नहीं सकते हैं। एक ही चीज में एन की डोपिंग या एन में पी की डोपिंग करके आप पीएन जंक्शन बनाएंगे। जहां पर एन और पी मिल रहे होंगे, भरत मिलाप चल रहा होगा, वहां पर खेल बदल जाएगा। वो खेल क्या बदलेगा उसको हम सीखेंगे, ठीक। अभी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो मैंने इसका वीडियो बनाया है, इसके पीछे वाला पार्ट, उसको जरूर देख लें, वरना यहां समझने में थोड़ा उलझन महसूस हो सकती है अगर आपको पी टाइप एन टाइप नहीं पता है तो, या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। मेरे वीडियो में जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर है। खैर, आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहां पर यह मामला आप समझे। अब अगली बात हम समझते हैं सीधे कि पी और एन की जो कांड होने वाला है, उसमें ये जो बीच का जंक्शन है वो कैसा बिहेवियर करेगा। तो यहां पर जैसा लिखा है 3 मेन चीज होगी, मैं हाथ से भी करके बताने वाला भी हूं। एक तो होती है जिस बातों पे फोकस करना, मैंने सब हाईलाइट किया है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। एक तो ये चीज हमको समझनी है कि डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट का मामला क्या है। उसके बाद डिप्लीशन रीजन बन जाता है, ये जो जहां जंक्शन है ये डिप्लीशन रीजन बन जाता है। इसको डिप्लीशन रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर चार्जेस डिप्लीट हो जाते हैं, नहीं रहते। अब आप कहेंगे यहां तो चार्जेस दिख रहे हैं, ये जो चार्जेस हैं ये आयंस हैं, इमोबाइल चार्जेस। मोबाइल चार्जेस उपलब्ध नहीं होते, अभी हम देखेंगे। जो चार्ज चल ही ना सके वो होने से भी हमारा क्या फायदा, हमें तो काम करने वाला बंदा चाहिए। कोई बंदा है काम ही नहीं करता, सोता रहता, तो उससे क्या लेना देना। इसी स्थिति में यहां पर ये जो चार्जेस आयंस दिख रहे हैं, ये आयंस हैं, फ्लो होने वाले होल्स या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं। इसलिए इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन।
चार्जेस यहां डिप्लीट कर गए हैं। ये जो चार्जेस दिख रहे हैं ये आयंस है, मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। और तीसरी बात देखेंगे बैरियर पोटेंशियल। ये जो मौजूद इमोबाइल चार्जेस हैं ये खुद भी एक अपोजिशन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, पोटेंशियल जो नॉर्मल जो फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं उसके पोटेंशियल को विरोध करता है, ये अपोज करता है, एक बैरियर का काम करता है। वो कैसे करेगा, सारी घटना हम समझने वाले हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया क्या करने वाले थे हम लोग। चलिए इसका मैं फोटो बना लेता हूं फटाफट और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए शुरू में, देखिए ध्यान से देखिए, ये पीएन जंक्शन थोड़ा बड़ा बना दूं, 2-3 फोटो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मजा आना चाहिए। ये पी टाइप में आपने पढ़ा था कि पी टाइप में क्या होता है कि जो खुद आयन होता है वो खुद निगेटिव होता है और एक होल लेके बैठा होता है। ओवरऑल सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, लेकिन जो पी टाइप का मामला है उसमें ये जो आयन है वो निगेटिव है, इसके पास एक होल है। तो मैं 2-3 बना देता हूं, ज्यादा भरने की आवश्यकता नहीं, आप समझ, ये सब ऐसे ही मौजूद है यहां पर। पी टाइप में जो आयन है खुद निगेटिवली चार्ज है, उसके पास एक होल है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हैं। और एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में वो जो एक्सेप्टर एटम होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और अपने पास क्या करते, ये जो होल, ये मैं नाम लिख दूं यहां पर, ये आपका होल है, ठीक, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। वहां पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो खुद ये प्लस रहते हैं भाई साहब आयन, क्योंकि ये बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन दे के रखते हैं और खुद प्लस हो जाते हैं। यहां पर ये आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टर एटम है। देखिए ये फोटो यहां बनी भी हुई है, यहां पर ये एक्सेप्टर आयन है। एक्सेप्टर आयन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसने, ये पी टाइप में। तो जब इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है तो इसके पास एक जो एडिशनल बचा है वो होल बचा है। ये आप पी टाइप एन टाइप कहीं भी गफलत हो तो पकड़ लीजिएगा। ये जो कहानी है समझ में आ रही है ना आपको। तो यहां पर होल है, यहां पर ट्राइवेलेंट वैलेंसी मिलाई है हम लोगों ने, ट्राई एल्युमिनियम मिला दिया सपोज करिए। तो ट्राइवेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना उसके आउटर शेल में, चौथा वो बाजू वाले सिलिकॉन या जर्मेनियम से उधार ले लेता है, तो खुद निगेटिव हो जाता है, एक उधार ले लिया और असल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और साथ में ये होल आपको प्रोड्यूस कर देता है। जो होल है, जो सिलिकॉन देगा आपको, वहां जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास वो अपनी सीट वैकेंट करके आएगा, तो वो होल बन जाता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, लेकिन खुद इसने क्योंकि सिलिकॉन से उधारी ली एक इलेक्ट्रॉन की, इसलिए खुद पर माइनस रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है बाजू वाले से, इसलिए एक्सेप्टर आयन बोलते हैं इसे, ठीक। यहां पर क्या होता है, हम पेंटावेलेंट जिसकी वैलेंसी 5 होती है उसको मिलाते हैं। तो उसको जब मिलाते हैं तो वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। 4 से 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 ने तो बॉन्डिंग कर ली सिलिकॉन से, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो लटका रहता है, जैसे ही एनर्जी मिली फट से छोड़ देता है। तो जब वो निकल लेता है इलेक्ट्रॉन तो खुद आयन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो बोलते हैं डोनर आयन, डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन की यहां प्रमुखता हो जाती है। बात पकड़ में आ रही है ना, मैंने पी टाइप एन टाइप का मामला थोड़ा रिवाइज किया है। तो यहां पर जो सिचुएशन बनी है, ये पी टाइप और एन टाइप में इस तरीके से आप ऐसे पकड़ लीजिए, खुद ये हो गया, ये मुझे डॉट बनाने चाहिए नहीं होल जैसे लगेंगे। 2-3 फोटो बनाएंगे जिससे आप इस बात को अच्छे से, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भर दिया मैंने, ऐसे भर दिया है। तो ये क्या है बेटा इस समय, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर आयन हो चुका है ये। और यहां पर ये प्लस वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो डोनर आयन। ये कहानी आप समझ गए, ये सिचुएशन थी। अब यहां बाजू में क्या होगा, देखिए मैं एक थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं रीजन। यहां पर भी देखिए हर जगह तो ऐसा एनओपी में भरावट है पूरी, उसी तरह डोपिंग की है। तो यहां पर मैं आपको फोटो दिखाता हूं, 2 फोटो बना देंगे, चलो ये प्लस वाला, ये इलेक्ट्रॉन, एक ही एक बनाता हूं, समझ में आ जाएगा। ये होल, ये प्लस वाला भाई साहब इलेक्ट्रॉन, माइनस वाला होल।
3-4 बना दे, इससे आप समझ जाएंगे, ज्यादा बनाएंगे समय लग जाएगा। ये कहानी अभी है, अभी इसने कोई कांड नहीं किया है। इस तरह की सिचुएशन थी ना पी टाइप एन टाइप में, लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी कांड नहीं हुआ है ना, अभी कुछ खेल नहीं शुरू हुआ है, लेकिन अभी ये बने हैं भाई। इस टाइप से ये पी टाइप, इस टाइप से एन टाइप, ऐसे समझ लो। 20 से अगर लाइन खींच दोगे तो एन टाइप पी टाइप। अब क्या होता है, ये इतने जब पास में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल को पसंद करता है और होल इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे में भर जाते हैं, चले जाते हैं। भैया दोनों पसंद कर रहे हैं, गला मिल लो ले देके। तो ये कहानी, ये दोनों होल और आयन दोनों निपट लेते हैं आपस में, खेल खत्म हो जाता है, होल को और इलेक्ट्रॉन का भरत मिलाप हो जाता है यहां पर। तो जब भरत मिलाप हो जाता है तो यहां पर कहानी क्या होगी अब, और ये जो इस समय शुरू होता है खेल में, बीच किनारे का नहीं बना रहा हूं, अब ऐसे बना रहा हूं बीच का रीजन, यहां पर केवल ये माइनस प्लस रह जाते हैं इस तरीके से। देख रहे हैं आप, ये पी टाइप था तो पी टाइप में यहां पर ये ऐसे, और एन टाइप में प्लस वाला इलेक्ट्रॉन के साथ और प्लस वाला इलेक्ट्रॉन के साथ। ये मत सोचना कि सर ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया है तो यहां पर होल बन गया है, क्योंकि यहां पर बहुत इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, वो वापस चले जाएंगे, है ना। तो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, चार्जेस दोनों एक दूसरे में कंबाइन होते हैं। तो ये बेसिकली हो क्या रहा होता है, इस समय जो कॉम्बिनेशन चलता है इलेक्ट्रॉन के इधर जाने का या होल के इधर जाने का, ये इसी करंट को हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन करंट। ये क्या है, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। तो ये डिफ्यूजन करंट चालू हो जाती है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन साहब जा रहे हैं एन से पी, तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पी टू एन, इलेक्ट्रॉन चलने की विपरीत दिशा में। ये डायरेक्शन किसका है बेटा, डिफ्यूजन करंट का। होल इधर जा रहे हैं, होल को पॉजिटिव मानते हो, अगर होल इधर जा रहे हैं पी से एन की तरफ तो ये क्या है, डिफ्यूजन करंट, और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा में करंट, तो पी से एन, डिफ्यूजन करंट इज पी टू एन। अब क्या होता है कि शुरुआत में जैसे ही जंक्शन बनाते हो, डिफ्यूजन करंट बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करने लगते हैं होल्स की तरफ, और डिफ्यूज करते हैं तो एक करंट जनरेट होती है पी टू एन, जिसे बोल रहे हो डिफ्यूजन करंट। बात पकड़ में आई होगी, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, डिफ्यूज करते जाते हैं तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये प्लस प्लस माइनस माइनस खड़े हो जाते हैं आके। अब इनके पास जो एक्स्ट्रा मेजॉरिटी होल्स थे या मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन थे वो नहीं रहे, वो डिफ्यूज कर गए आपस में। तो यहां पर केवल और केवल हमारे पास क्या मिलते हैं, आयंस, यानी डिप्लीशन ऑफ चार्जेस। कौन से चार्जेस की बात कर रहे हैं, होल्स की या इलेक्ट्रॉन की। ये जो इतने बड़े बड़े हैं ये आयंस हैं, ये मोबाइल नहीं है, इमोबाइल हैं, चल नहीं सकेंगे, इसीलिए इसका नाम देते हैं डिप्लीशन लेयर। अभी एक बात और बतानी है जो मैं बताऊंगा अभी, डिप्लीशन लेयर। अभी डिप्लीशन लेयर कैसे, डिप्लीशन लेयर का मतलब है डिप्लीशन ऑफ चार्जेस। तो डिप्लीशन ऑफ इफेक्टिव चार्जेस मतलब जो होल और इलेक्ट्रॉन थे वो नहीं है, यहां केवल आयंस हैं। तो ये मत समझ लेना प्लस प्लस माइनस माइनस दिख रहा है तो इसको हम बोले रिचार्ज तो है, ये चार्ज फालतू के चल नहीं सकते हैं, रुके हुए हैं। अब जब ये डिफ्यूजन करंट चालू होती है तो इस प्लस और माइनस आने की वजह से देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, प्लस से माइनस। ये बैरियर, ये जो बन रहा है बैरियर पोटेंशियल या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से ई जनरेट हो जाता है, क्योंकि प्लस 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 आयंस हैं और माइनस माइनस आयंस इधर हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है इस डिप्लीशन लेयर में। अब ये क्या करता है, ये करता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन हैं इधर के, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां इसके जो पाए जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू कर देता है। यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा सटाक से खींचेगा और इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, माइनस से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी विपरीत दिशा में। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इधर इसी के अंदर बैरियर में वो वापस ढकेलना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉनों को। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन किधर ढकेलेगा,
P से N, ये P है और ये N है, तो इलेक्ट्रॉन अगर P से N जा रहे हैं तो करंट किधर हो गई, N to P। तो यहां पर एक करंट डेवलप हो जाती N to P, जिसे बोलते हो ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, बात समझते रहना। तो ड्रिफ्ट करंट किधर से डेवलप हो रही थी, ये जो बैरियर पोटेंशियल बन रहा है, बैरियर के पोटेंशियल का मतलब ये प्लस वाला ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनना। आप तो ये चाहते हो मेजॉरिटी में ऐसे चले करंट, लेकिन उसका अपोजिशन सा कर रहा है, इसीलिए बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, और क्लियर करेंगे अभी, आप चिंता ना करें। तो ये बैरियर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, इसी से पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जो क्या करता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरफ ढकेलना शुरू करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब यहां पर तो डिफ्यूजन करंट P2N थी जो डिफ्यूज होने की वजह से, लेकिन यहां पर ड्रिफ्टिंग खींचना चालू कर देता है, ड्रिफ्ट कराता है। तो जब ये ड्रिफ्टिंग चालू होती है इलेक्ट्रॉन की इधर, तो करंट किधर, इसकी विपरीत दिशा में N to P, इसलिए N to P ड्रिफ्ट करंट चलती है। और जैसे जैसे आपकी डिफ्यूजन करंट बढ़ती है, ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ती जाती है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर हो जाती है, ऐसे करंट ऐसे करंट। अब दोनों करंट बराबर हैं तो क्या होगा, कुछ भी नेट नहीं होगा, दोनों के समझ लीजिए दोनों ने एक दूसरे को रोक दिया। तो क्या हो गया, ये समझ लीजिए आपको P2N डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, और ये आ गई यहां पर ड्रिफ्ट करंट। ये P था साइड, ये N साइड था, समझ में तो आ रहा है ना। इससे ये P to N जा रही है और ये N to P जा रही है, डायरेक्शन समझे। जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो उस समय इक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी कि ठंड पड़ जाती है। फिर ये अपने आप होल्स और इलेक्ट्रॉन का भगदड़ बंद हो जाती है और बन जाता है जंक्शन। बात पकड़ में आ रही है। अब इस जंक्शन बनने में दो तीन बातें आ रही हैं। एक तो हमें ये क्लैरिटी हो कि ये जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या है, डिप्लीशन ड्रिफ्ट करंट क्या है, और इस वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन बना है, लेयर या रीजन जो बोले आप, इसको रीजन भी लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो ये रीजन क्या है, डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज। चार्ज का मतलब होल या इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो मोबाइल चार्जेस हों। यहां पर ये ना चलने वाले आयंस हैं, इमोबाइल, चल नहीं सकते हैं, तो इनको नहीं देखना, ये डिप्लीशन लेयर। और इसी डिप्लीशन लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। नॉर्मल हम क्या समझते हैं कि अगर P से N हमारा ये अगर एक कहानी है, तो यहां पर हम जब यहां पर पॉजिटिव बैटरी लगा देंगे ऐसे, तो मेजॉरिटी प्लस से माइनस की तरफ करंट बहनी चाहिए, फ्लो होनी चाहिए करंट का डायरेक्शन, यही तो उम्मीद करते हैं हम, यही कन्वेंशनल करंट होती थी कि ऐसे फ्लो करेगी। लेकिन अब यहां पर तो आपने क्या किया है, उल्टी गंगा बह गई। तो इसलिए यहां पर ये जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बैरियर का काम करता है, यानी ये आगे जाना चाहेगा तो ये रोकेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कैसा है, इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल लिख देता हूं, EX, बैटरी की वजह से, और ये किधर है, अपोजिट इसके। तो ये बैरियर का काम करता है। जैसे स्पीड ब्रेकर सड़क पे नहीं होते हैं, आप कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर लोग बहुत ऊंचे बनवा देते हैं, भड़ाक से बाइक हो जाती, आपकी कार हो जाती, तो ये स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं कि रोकने की कोशिश करते हैं। अगर इधर से चार्ज आ रहा है उल्टी दिशा में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये बैरियर वाला है, तो उसका अपोजिशन करता है। तो तीन प्रमुख घटनाएं इसके अंदर घटी। अब वापस मैं स्लाइड पे लाता हूं, ये जो मैंने जो भसड़ मचाई है, भले आपको समझाने के लिए, ये समझ पाए होंगे, स्लाइड से फिर आप रिवाइंड कर पाएंगे स्टोरी, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आपने यहां पर देखा और समझा डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। शुरुआती दौर में डिफ्यूजन करंट बढ़ती है, और जब डिफ्यूजन करंट बढ़कर यहां पर आयंस इकट्ठे होने लगते हैं डिप्लीशन रीजन में, तो उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट चालू हो जाती है, और कुछ समय बाद दोनों करंट इक्वल हो जाती है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, फिर चार्जेस का भगदड़ बंद हो जाती है। लेकिन जब ये बंद होता है तो नया स्वरूप मिल चुका होता है, यानी बीच में एक जंक्शन डेवलप हो जाता है, बीच में एक डिप्लीशन लेयर
रीजन जनरेट हो जाती है। ये पीएन जंक्शन में हो रहा है। इसी को देखिए डिप्लीशन रीजन यहां लिखा गया है, और यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन लिखा है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट लिखी है। तो करंट की डायरेक्शन जो बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे डिफ्यूज हो रहा है तो करंट कैसे पकड़ेंगे, इस डायरेक्शन में P to N, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इसकी विपरीत दिशा में पकड़ेंगे, N to P। बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रॉनों के चलने का डिफ्यूजन ड्रिफ्ट है, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में मानते आए हैं हम लोग। और होल डिफ्यूजन की डायरेक्शन में आप पकड़ सकते हैं होल डिफ्यूजन, तो इसी डायरेक्शन में ये डिफ्यूजन करंट है जो कि N से P की तरफ चल रही है, और ये P to N चल रहा है, और यहां चल रहा है N से P की तरफ। मैं इसके नीचे लिख देता हूं P से N, जैसे कि भ्रमित ना हो, ये करंट की ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे हैं, दोनों बराबर होते, खेल खत्म। और बीच में जो ये बन गया डिप्लीशन लेयर, वहां पे जानते हैं इसको हम लोग, जो एक बैरियर पोटेंशियल मिल रहा है, इसको नाम कभी कभी दे देते हैं फिक्शियस बैटरी। फिक्शियस बैटरी क्यों? क्योंकि बैटरी भी तो पोटेंशियल डिफरेंस देती है, और आपका इसके अंदर जो इमोबाइल चार्जेस है वो भी आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, अपोजिट टू दी नेचुरल पोटेंशियल जो था, तो उसको बोलते हैं फिक्शियस बैटरी। बस इसका देखिए, इस प्लस आयन की वजह से ये प्लस लिखा है, और इस माइनस की वजह से ये माइनस लिखा है। और वैसे जो कहानी है, होल की वजह से ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन की वजह से ये माइनस है, ऐसे जाना चाहेगा चार्ज जिसका ये विरोध करेगा। ठीक, यही इसी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, VB। तो ये देखिए यहां पर ये तीनों टर्म मैंने समझाए जो बहुत ही काम के हैं और आपकी समझ में आने चाहिए, तभी आगे खेल पाएंगे। आगे चलते हैं कदम। मेरे ख्याल से आपने पूरा मैंने डायग्राम बनाया जिससे आप समझ सकें। कहीं भी हो दोबारा सुन लीजिएगा एक बार और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब इस पीएन जंक्शन में मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन करंट का देखिए डायरेक्शन P to N था, ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन N to P था, यहां लिखा होगा कहीं। अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अब ये डायग्राम फिर से बनाया है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर डायोड है। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं? वो पीएन जंक्शन बना है, यहां पे एक मेटेलिक कांटेक्ट बना देते हैं, दो इसके अंदर टर्मिनल होते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। ये सेमीकंडक्टर डायोड का मतलब पीएन जंक्शन डायोड यानी सेमीकंडक्टर डायोड। इसका सर्किट में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये ऐसे साइन है P से N की तरफ, क्योंकि नॉर्मल करंट हमारी कन्वेंशनल करंट किधर जाती है? पॉजिटिव से निगेटिव। तो इसी फ्रेम में ये एरो बना दिया जाता है। तो दिस इज सर्किट सिंबल फॉर ए पीएन जंक्शन। तो ये पहला पार्ट हम लोग पकड़ पाए हैं, जिसमें हम लोगों ने बातचीत की कि पीएन जंक्शन जब बना रहे होते हैं तो उसके अंदर घटना क्या घटती है। तीन प्रमुख बातें आई थी जो उम्मीद है अब तक आपके दिमाग तक पहुंच गई होंगी। डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट। आफ्टर सर्टेन टाइम बोथ आर इक्वल। शुरुआत में डिफ्यूजन ज्यादा, धीरे धीरे डिफ्यूजन बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट पैदा होगी, फिर ड्रिफ्ट वाली और डिफ्यूजन वाली दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज आई थी डिप्लीशन लेयर, जो मैंने डिप्लीशन ऑफ चार्जेस मैं बचा चुका हूं। तीसरा आया हमारे पास बैरियर पोटेंशियल। ये तीनों बातें हम समझ गए पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में। कुछ बातें और घुस के समझेंगे इसके अंदर कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर है या बैरियर पोटेंशियल है, वो बैरियर पोटेंशियल किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो द बैरियर पोटेंशियल जैसे VB बोल रहे हैं, ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा बन रहा था, बैरियर पोटेंशियल फिक्शियस बैटरी वाली बात, वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर पे। भाई किस तरह के सेमीकंडक्टर को आप भिड़ा रहे हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अगड़म बगड़म जो भी है, जैसा मिलके बना रहे हो। टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे ये कहानी चल रही है, वो भी डिपेंड करता है। और अमाउंट ऑफ डोपिंग कितनी है। अगर किसी को नहीं पता डोपिंग क्या होती है तो पिछला वाला वीडियो देखें, क्लैरिटी मिलेगी। तो डोपिंग कितनी की गई है उस पे भी डिपेंड करेगा कि इसका कितना क्या हालचाल है बैरियर पोटेंशियल का। रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन के आसपास हमारा जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। ये बैरियर पोटेंशियल इसलिए कि आपको अंदाजा मिल जाए कि कहानी क्या हो रही है। अब देखिए, अगर इसके ऊपर अगर आप डोपिंग, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू खूब पूछा जा सकता है, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन हमारा स्मॉल है, मतलब ये जो पीएन हमने बनाए हैं इसमें
डोपिंग जो अशुद्धियां मिलाई गई हैं, जिसे आप बोलते हैं इंप्योरिटीज, डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इंप्योरिटी, सुटेबल इंप्योरिटी, वही डोपिंग। तो जानबूझकर जो इंप्योरिटी मिलाई थी या डोपिंग की थी, अगर उसका कंसंट्रेशन कम है तो ये जो डिप्लेशन लेयर होती है, ये हमारी इसकी विड्थ चौड़ी होती है। अगर हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन कम है तो डिप्लेशन लेयर चौड़ा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगी। तो ये बात ध्यान रखना, जहां पर चौड़ी होती है डिप्लेशन लेयर की विड्थ बड़ी होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। E = V/L, ये फॉर्मूला भी लिखा है। लेंथ बड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ठीक। और अगर कहीं पर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो नीचे लिखा है, तो उस समय डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए आप। तो ये बैरियर फील्ड। तो इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज लार्ज, डिप्लेशन लेयर विड्थ हमारी छोटी हो जाएगी और बैरियर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पकड़िएगा। कहीं भी ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त है और आपसे पूछा जा सकता है, बात पकड़ में आई होगी। एक कदम और आगे चलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी क्वेश्चन कह रहा है, कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन टू अनदर एन टाइप। मतलब इसने वही बात की है कि हम पी टाइप इधर ले लें, एन टाइप ऐसे ले लें और स्मूथ हो, और दोनों को हम जोड़ दें ऐसे। आप समझ चुके होंगे, मैंने शुरू में बताया था, ऐसा जोड़कर आप पीएन जंक्शन नहीं बना सकते। आप वेफर लेते हैं, मतलब पतला सा लेते हैं शीट, और उसी में एक ही में आप जो पी टाइप पहले से हो या एन टाइप पहले से हो, और यहां पर ऐड करते हैं एन टाइप, या डोपिंग करते हैं उसकी, जिससे ये पीएन टाइप बनता है। ये इसके लिए मैंने लिखा है कि ऐसा नहीं बना सकते। इसका कारण क्या था कि जो एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग होती है, एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग, वो होती है 2 से लेकर 3 एंगस्ट्रॉम के बीच में। यानी ये जो क्रिस्टल लेके बैठे हैं, इनके अंदर क्रिस्टल में एटॉमिक गैपिंग कितनी है, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम। ये कितनी भी सरफेस चिकनी ले लेंगे आप, इतने लेवल तक, एटॉमिक लेवल तक आप कॉम्बिनेशन इसका नहीं बना सकते। तो जब चार्ज फ्लो होंगे तो उसकी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, तो पीएन जंक्शन वैसा काम नहीं कर पाएगा जैसा हम चाहते हैं। इसलिए हमको एक ही क्रिस्टल लेके कांड करना पड़ता है। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पाए होंगे। अब आगे बात चलती है सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर, जो मैंने चर्चा भी की थी। सेमीकंडक्टर डायोड क्या है? सिंपल पीएन जंक्शन है, और इसका फोटो बाजू में है। ये फोटो में आप देख रहे हैं पीएन जंक्शन है, डिप्लीशन रीजन बनी है। यहां पर मेटल के कॉन्टेक्ट्स लगा देते हैं साइड में, और 2 इसके आपके पैर होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। तो इट हैज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, और इसी को आप बोल देते हैं पीएन जंक्शन। ये बन गया है, उसको जहां लगाना हम लगा देंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैं बता चुका हूं। ये सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये एरो किस दिशा में है? कन्वेंशनल करंट पी से एन की तरफ जाती है, उसी दिशा में एरो लगाया है। ठीक, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग वाला एरो है, मतलब ये सिंबल यही है पीएन जंक्शन का। आप समझ पाए होंगे। द डायरेक्शन ऑफ एरो indicates the conventional direction of current when the diode is under forward bias। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डायरेक्शन ऐसी ही होगी करंट की, इसलिए P2N लगा रखा है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए आगे कहानी समझते हैं कि अब हम क्या करते हैं। जो पीएन जंक्शन है, जो हम पीएन जंक्शन समझ चुके हैं, उसके डिप्लीशन लेयर को समझ चुके हैं, उसको हम फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस लगाएंगे। फॉरवर्ड बायस लगाने का मतलब क्या है और रिवर्स बायस लगाने का मतलब क्या है? बाइसिंग करने का मतलब होता है बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। यानी एक बैटरी लगा रहे हैं, बाइसिंग मतलब बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल पोटेंशियल वो बैटरी के थ्रू सपोज करके लगा रहे हैं, तो वो बाइसिंग हो गई। अब उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है और रिवर्स बाइसिंग क्या है? तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है जब हम पी टाइप वाले सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं और एन टाइप को निगेटिव से, जो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग में इसका उल्टा,
पी टाइप वाले सिरे को हम निगेटिव बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव, वो रिवर्स बाइसिंग उल्टा होता है। अब यहां फॉरवर्ड बाइसिंग पे फोकस करते हैं, रिवर्स बाइसिंग फिर से बताएंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में देखिए यहां क्या है, ये पी टाइप वाला जो सिरा है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया है और एन टाइप वाले को हमने निगेटिव से जोड़ दिया है। पी टाइप को इससे जोड़ा पॉजिटिव से, एन टाइप को निगेटिव से, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया फॉरवर्ड बाइसिंग। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। इतना पकड़ के रखिए, बहुत सरल सी बात है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग जब करोगे तो घटना क्या क्या घटेगी, क्या होगा इसके अंदर, ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, उसकी तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में देखिए क्या होता है, हियर द अप्लाइड वोल्टेज V अपोजेस द बैरियर वोल्टेज। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर वोल्टेज को V नॉट एनसीईआरटी में या VB आप लिख सकते हैं, V नॉट या और VB जिससे भी आप दिखाना चाहें। ये बैरियर पोटेंशियल है। अब बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन तो इस तरफ था, फोटो है, ये बैरियर पोटेंशियल ये किधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, या बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन तो कोई होता नहीं, लेकिन ये मैं VB बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। बैटरी जो लगी है ऐसे, और बाहर से जो लगाए हुए हो वो लगाए हुए हो ऐसा, दैट इज V जो हम अप्लाई किए इस सेल की मदद से। ये प्लस और माइनस देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नुमा समझ लो, ऐसे ज्यादा टर्मिनल का वोल्टेज कम का, तो V ऐसे, ये इसके अपोजिट है ना, तो ये जो VB है इसको, इस पे V उल्टा लगा है, तो इस VB को या V नॉट को ये कम करेगा। तो पहले देखिए अगर ये V नॉट था जब बैटरी नहीं लगाई थी तो V नॉट था बैरियर पोटेंशियल, लेकिन बैटरी लगाई और बैटरी इसके खिलाफ काम कर रही है, या बैटरी जो लगी है उसके खिलाफ बैरियर पोटेंशियल है, तो घटाएगा बैरियर पोटेंशियल को। तो इसकी नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, V नॉट माइनस VB, या इसको लिख सकते हैं VB माइनस V, अगर V नॉट को V पकड़ रहे हैं। और VB माइनस V नॉट क्या है, सपोज करिए ये वैल्यू है, या ज्यादा ताकतवर बैटरी लगाई है तो ये तीसरी इतनी बची वैल्यू है। व्हाट इज दिस, दिस इज V नॉट V, ये पूरा है V नॉट माइनस V, और ये हिस्सा जो कम हुआ है वो जो कम हुआ है वो क्या है, V नॉट में होने वाली कमी है। तो V नॉट माइनस V बचा हिस्सा, V घट गया, दिस इज V। व्हाट इज दिस, दिस इज V, ये अप्लाइड वोल्टेज है, वो इसके अगेंस्ट था, वो घट गया है। तो अब जो हमारा बैरियर पोटेंशियल बचता है वो पहले से कम हो जाता है, क्योंकि घटोत्तरी हो गई ना, देखो हमारी V नॉट माइनस V बचा। अगर बाहर का जो पोटेंशियल आप लगा रहे हैं वो ज्यादा तगड़ा लगा रहे हैं तो ये और कम हो जाएगा, और इतना बड़ा लगा दिया कि वो V नॉट या VB से बड़ा है तो पोटेंशियल का बैरियर खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि आपने जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो स्पीड ब्रेकर को पार कराना था, तो आपने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रखी, आराम से पार कर गया। तो आपने इतना पोटेंशियल लगा दिया जो VB से ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से सब चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चलना शुरू हो जाएंगे। खैर समझते हैं, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस टू V नॉट माइनस V एंड हेंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस। तो जंक्शन पर डिक्रीजमेंट हो जाता है, V नॉट माइनस V, एनर्जी कम हो गई। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज होल्स फ्रॉम P साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन। अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि डिप्लीशन लेयर घट जाती फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो ये जो लिखा है वो उसका कारण है। क्या कारण है, यहां पर देखिए लिखा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल P साइड से, इस P साइड से होल घुस जाते हैं डिप्लीशन लेयर में फॉरवर्ड बाइसिंग में, क्योंकि ये बैटरी होल को इधर बढ़ाना चाहेगी, पॉजिटिव होता है ना होल, तो जिस प्लस से माइनस ऐसे होल बढ़ेगा तो डिप्लीशन लेयर में घुस जाएगा, तो डिप्लीशन लेयर को नॉर्मलाइज कर देगा, या डिप्लीशन लेयर पिचक जाएगी, छोटी हो जाएगी उसकी वेट, और इलेक्ट्रॉन इधर से घुस जाएंगे। तो ये जो चौड़ाई थी जहां पर डिप्लीशन ऑफ चार्जेस थे, वहां डिप्लीशन ऑफ चार्जेस ना रह के चार्जेस मौजूद हो जाएंगे। तो वो डिप्लीशन लेयर अगर इतनी थी और इतना घुस गए तो ये छोटी होके इतनी हो जाएगी। दैट इज द रीजन कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्यों आपका डिप्लीशन लेयर छोटा हो रहा है, क्योंकि P साइड से होल इंटर करने लगते हैं डिप्लीशन लेयर में, N साइड से इलेक्ट्रॉन इंटर करने लगते हैं डिप्लीशन लेयर में, इसलिए डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बाइसिंग में
पतली हो जाती है, विड्थ डिक्रीज कर जाती है। पकड़ के रहिएगा सारी बातें। तो ये साहब टुवर्ड्स द जंक्शन, और इसलिए द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस इट्स विड्थ। एक एक शब्दों को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक हाईलाइट किया है। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ घट जाएगी। ये सब पूछा जाता है आपसे, क्यों घट जाएगी भी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि मेजॉरिटी पी होल्स घुस रहे हैं पी साइड से, इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं इन साइड से, तो जो डिप्लीशन था वो कम हो जाएगा। डिप्लीशन मतलब मोबाइल चार्जेस का मौजूद होना। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन डिक्रीजेस। पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस जंक्शन के खिलाफ कितना था, वी नॉट बैरियर, अब ये पिचक गया वी नॉट माइनस वी, तो कम हो गया है। बढ़िया। अब when V exceeds VB, जब हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टार्ट फ्लोइंग इजिली अक्रॉस द जंक्शन एंड सेट अप द लार्ज करंट। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट आती है वो मिली एम्पियर में आती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर में मिलेगी। और यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में मेन खिलाड़ी कौन है, जो करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे ही आपने V लगा दिया VB से ज्यादा, ये P में जो होल्स थे वो आराम से जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर इनके लिए कम हो गया। एनर्जी इतनी है कि पार कर जाए, मोटरसाइकिल चला है, थोड़ी स्पीड है, स्पीड ब्रेकर पार कर गए, इस तरह से पार करते चले जाएंगे। समझ पाए? तो यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट जो बन रही है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बन रही है, और करंट की जो वैल्यू आती है वो मिली एम्पियर में आती है। रिवर्स बाइसिंग में उल्टा हो जाएगा, अभी देखेंगे आप। इतनी बात हम लोग पकड़ पाया, और डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, पतली, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये बात पूरी बढ़िया तरीके से आई। अब एक चीज यहां पर और इंटरेस्टिंग है जो एनसीईआरटी में दी हमें जाननी है। एक टर्म आता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो ये माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या होता है? अब देखिए क्या होता है, जब आपने फॉरवर्ड बाइसिंग लगा रखी है प्लस माइनस, प्लस का पी से माइनस का एन से, उस समय ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से क्या होता है कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं। भाई ये माइनस है ना, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पुश करेगा। और यहां पर जब वो पुश होते हैं तो इस डिप्लीशन लेयर की बाउंड्री पे आके वो इकट्ठा होने लगते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कहां इकट्ठा हो रहे हैं, जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई थी उसकी बाउंड्री पे। क्यों? क्योंकि इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉनों पे धक्का मारेगा, एन साइड तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे ढकेलेगा, तो कहां आके रुकेंगे, ये बाउंड्री क्रॉस करके बाउंड्री पे नदी के किनारे बैठ जाएंगे। और इसी तरीके से पी साइड से होल्स को धक्का पड़ेगा प्लस से, तो वो इस बाउंड्री के दूसरे किनारे पे इकट्ठा हो जाएंगे। यहां पर देखिए होल्स इकट्ठा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है बाउंड्री पे। किसकी बाउंड्री पे? जो डिप्लीशन लेयर है उसकी बाउंड्री पर। अब यहां पर कई सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हैं। ये पी टर्मिनल है, ये देखिए प्लस हो गया, और खुद ये माइनस कई सारे हैं, तो इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल में फर्क। उस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस से प्लस चलता है, ये इलेक्ट्रॉन सटाक से इधर चले आते हैं। देख रहे हैं किधर, ये खींच के कहां चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इस साइड टर्मिनल पर। और ये होल कहां चले जाएंगे, यहां पर ये प्लस सा जनरेट हो रहा है, यहां माइनस, ये होल सट से इधर चले जाएंगे। तो ये देखिए होल्स क्या है, डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। ये होल भी घुसे ना अंदर, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल भी घुस गए इधर, क्योंकि ग्रेडियंट वाली बात हो गई। तो ये जो करंट होती है वो डिफ्यूजन करंट यहां खड़ी हो जाती है। एक और तो डायोड में, जो डायोड होता है उसमें वो कॉम्बिनेशन होता है दो तरह के करंट का। एक तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे नॉर्मली, उस वजह से, या होल्स फ्लो हो रहे थे नॉर्मली, उसकी वजह से करंट, कन्वेंशनल करंट। प्लस दूसरी क्या हुई, ये जो माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन आया। क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज क्यों बोल रहे हैं कि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन जो पहुंचे हैं वो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। भाई पी में तो होल होते हैं बहुत आयत में, ये खिलाड़ी तो माइनस वाला यहां पहुंच गया है। तो ये क्या है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। माइनॉरिटी क्यों? क्योंकि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनॉरिटी है, और वो
इंजेक्शन लगा देते हैं, समझिए कैरियर इंजेक्शन। इसी में ये पी है जो एन टाइप में माइनॉरिटी है। तो डायोड में जो करंट बनती है वो दो करंट का कॉम्बिनेशन होती है। एक तो कन्वेंशनल करंट जो इलेक्ट्रॉन वाली करंट है, दूसरी है जो होल फट फट माइनॉरिटी वाले खींचे जा रहे हैं इसकी वजह से। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है द टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट, जो डायोड की फॉरवर्ड करंट होती है इज सम ऑफ द होल डिफ्यूजन करंट एंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की वजह से जो कन्वेंशनल है प्लस ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाले और भसड़ मचा देते हैं। और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज यूजली मिली एम्पियर, ये हम समझ चुके थे। तो मैंने कहा ये जो टर्म आ रहा है आपके एनसीईआरटी में दिए, क्यों ना इस पर नजर डाल ली जाए। तो माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आसानी से समझ में आता रहेगा। अब हम चलते हैं पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में लेते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग देख ली। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि ये जो पी वाला सिरा है, पी टाइप को हम माइनस से जोड़ देते हैं एन टाइप को प्लस से। उल्टा देखिए, पी टाइप को माइनस से, एन टाइप को प्लस से। मैंने बताया था बायसिंग का मतलब है वो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना, वो बैटरी से लगा रहे हैं। अब हमने बैटरी के टर्मिनल उल्टे लगा रखे हैं, पी को पी से नहीं जोड़ा, पी को पॉजिटिव से नहीं जोड़ा। इसको याद कैसे रखेंगे, पी को पॉजिटिव से जोड़ें तो फॉरवर्ड एक ही जैसा, पी को निगेटिव से जोड़ेंगे तो रिवर्स उल्टा रिवर्स, ठीक। तो पी को निगेटिव से जोड़ा और एन को पॉजिटिव से जोड़ा तो उल्टा कार्यक्रम है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में। अब डायोड अगर रिवर्स बायसिंग में तो इसमें क्या क्या घटना घटेगी पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायसिंग देख लेते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में देखिए, हियर द अप्लाइड वोल्टेज V एंड द बैरियर पोटेंशियल V0 आर इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए ये एड अप हो जाते हैं। देखिए यहां पर हमें मालूम था कि इसका बैरियर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें दिखाने के लिए, ऐसे बैरियर पोटेंशियल था सपोज, और ये आपने जो लगाया है बैटरी का वो भी प्लस से माइनस लगता है, वो भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों का डायरेक्शन तो बेटा एक ही हो गया, तो अपोजिशन ही कहां, जुड़ गए दोनों। मैं याद दिला रहा हूं जो वोल्टेज लिखा है वो डायरेक्शन का मतलब प्लस से माइनस वाली बात है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, ऐसा ना समझ लेना। प्लस से माइनस की तरफ, ज्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ मैंने एरो लगा दिया है, तो वही सेम इसके लिए है। तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो पहले अगर हमारा विदाउट बैटरी, विदाउट बाइसिंग हमारा अगर V0 था, अब बैटरी लगा दिए तो बढ़ गए बाबूजी ये क्योंकि V अब कितना हो गया, ये पूरी चीज V0 प्लस V हो गई है, और ये एडिशनल जो आप लगाए हैं बाहर से दैट इज V। इस तरह से आपका इस समय अब जो है रिवर्स बायस में ये इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, एडिशन ड्यू टू एक्सटर्नल बायसिंग। द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस टू V0 प्लस V। अब बैरियर पोटेंशियल, जब बैरियर पोटेंशियल बेसिकली किस सेंस में कहा जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के सेंस में। बैरियर ये किसके लिए है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अभी हम समझेंगे। तो अगर ये उल्टी दिशा में है तो पी टाइप वाला एन की तरफ अब जल्दी नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। आप समझ तो रहे हो ना, या मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख दूं। इस समय देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जुड़कर ऐसा आ गया है, और जो पॉजिटिव होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलते हैं। आपको पता है, बहुत पहले से आप पढ़े हुए हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाओगे तो इसका मोशन उसी डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा लगा है, तो ये प्लस होल वाला इधर नहीं भाग सकता है, क्योंकि ये इसको रोक रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए ये अलाउड नहीं है। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, दीवार टाइप खड़ी कर रहा है ये, यानी वो जा नहीं पाएगा। इसीलिए इसको बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं इन सेंस ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। आप समझ पाए। अब द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं जंक्शन से अवे हो जाते हैं। क्यों अवे हो जाएंगे भाई, ये जो प्लस वाले खिलाड़ी हैं, इस प्लस की वजह से जो यहां पर होल थे वो खसक गए, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर लग रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खसक गए।
जब ये खसक गए तो डिप्लीशन लेयर का मामला क्या रहा, चौड़ी हो गई। अब ये और डिप्लीट हो गई क्योंकि जहां चार्ज थे होल के वो शिफ्ट हो गए, जहां इलेक्ट्रॉन थे वो भी शिफ्ट हो गए, तो रीजन बड़ा हो गया जहां पर डिप्लीशन ऑफ मोबाइल चार्जेस हैं। मोबाइल मतलब मोबाइल नहीं, चलने वाले चार्जेस। बात पकड़ में आ रही है? ये इसका रीजन होता है कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो चौड़ी क्यों हो जाती है इन रिवर्स बाइसिंग। तो इसकी वजह से इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये पूछा बहुत जाता है, एकदम क्लैरिटी दे रहा हूं, क्योंकि प्लस लगाओगे तो प्लस वाले को अपनी डायरेक्शन में धक्का देगा और इलेक्ट्रॉनों को उल्टी दिशा में, तो प्लस वाले में होल इधर धक्का खा गए तो ये शिफ्ट कर गए, और एन मेजॉरिटी में इधर धक्का खा गए तो ये भी शिफ्ट कर गए, तो डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई। द रेजिस्टेंस ऑफ द पी इंजेक्शन बिकम्स वेरी लार्ज, क्योंकि आप जान ही रहे हैं दोनों पोटेंशियल हाथ मिला लेते हैं कि मेजॉरिटी वाले को तो मैं नहीं आने दूंगा। एक दरवाजा था, उस दरवाजे में आप थे और ऊपर से एक दोस्त और आ गया, आपने बंद कर लिया कि मैं इस दुश्मन को अंदर घुसने नहीं दूंगा, तो कैसे घुसेगा, मुश्किल हो जाएगी, नहीं घुस पाएगा। और अगर मान लीजिए आप लगा रहे थे और दुश्मन ने अपने दोस्त को बुला लिया जो पीछे था, अप्लाइड वोल्टेज, तो आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के दरवाजा खुल जाता है। फिर आप समझ पाए होंगे, नाटक थोड़ा मैंने किया। नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसी वजह से क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये बैरियर पोटेंशियल दोनों मिल गए ना अपोज करने के लिए, तो वो इतना भारी पड़ जाता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहां करंट नहीं मिलती। यहां भी देखेंगे जो करंट मिलेगी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिलेगी, अभी देखेंगे आगे लिखा होगा, मैं समझा दूंगा आपको। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट मिलती है वो बहुत कुछ स्पेशल चीज लेके आती है। एक तो माइक्रो एम्पियर में करंट रहती है, पिछली वाली मिली में थी, 1000 गुना कम, और साथ में बहुत कम मिलती है, लगभग इंडिपेंडेंट होती है एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज के। अभी समझेंगे बहुत प्यार से, तो इतनी बात आप पकड़ पाए होंगे। आगे चल लेते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि ड्रिफ्ट करंट इन रिवर्स बाइसिंग, यही ड्रिफ्ट करंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो ड्रिफ्ट करंट का मतलब हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये जो यहां पर ये जो बैरियर पोटेंशियल बना है ये क्या करता है, देखो ध्यान से समझना, इसकी यहां बनाते हैं, इसकी बैरियर पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ ऐसे बन गई। अब क्या होता है, बड़ी इंटरेस्ट, बहुत मजा आता है, आप पढ़िए इसको। अब यहां पर पी में तो होल बहुत सारे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो थे कुछ। होल मान लो थे 1000, तो इलेक्ट्रॉन थे 1, ऐसे समझ लो, हैं इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर विद्यमान हैं वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी मोशन करते करते वो जैसे ही यहां इसके करीब आते हैं, यहां डिप्लीशन लेयर के पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करता है, मगरमच्छ की तरह कहता है चल इधर, खींच लेता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉनों को इस दिशा में चलाना पसंद करता है, नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में चलेंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में हैं, माइनॉरिटी हैं वो, लेकिन हैं बहुत कम हैं, लेकिन ड्यू टू रैंडम मोशन थर्मल एनर्जी की वजह से ये बड़बड़ बड़बड़ घूमते रहते हैं। तो जैसे ही वो इस बाउंड्री के पास आते हैं, ये वो होते हैं ना कुछ जानवर पच्चे से मार लेते हैं, हमला, मेढक की जवान समझ लो, फट से ऐसे खींच लेता है इंसेक्ट को। तो ये क्या करता है, इसको सटाक से खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, आ जाओ मेरे रेंज में आ गए। और यही काम इसकी तरफ होते हैं। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, कुछ तो होल्स होंगे जो टूट फूट से बन रहे हैं। 1000 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो एक तो होल होगा, तो वो जो होल होता है जैसे ही यहां आता है, अब आप जानते हैं होल अगर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही चलना पसंद करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल को खटाक से ऐसे खींच लेते हैं। तो ये जो पचक से अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, ये किनको खींच रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को। क्योंकि भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन पी टाइप में तो माइनॉरिटी है और एन टाइप में तो होल माइनॉरिटी है। ये मैं लिख देता हूं, दिस इज, जहां गोला है वो होल है और इलेक्ट्रॉन को इसे सॉलिड गोला बना देते, ये इलेक्ट्रॉन है। बात पकड़ में आई? तो यहां पर जो घटना घटती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से घटती है।
बात पकड़ में आ रही है? मेजॉरिटी का तो रास्ता ही बंद कर दिया था। अब माइनॉरिटी लोग तो वैसे ही कम है यहां, अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑलरेडी कम है तो करंट भी पुच्चू पुच्चू जाएगी, और क्या जाएगी, वो जाती है। और ऊपर से कमाल देखिए इसका, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि दिस इज क्वाइट लो। कौन सी करंट? वही जो जा रही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ कैरियर्स फ्रॉम देयर माइनॉरिटी साइड टू देयर मेजॉरिटी अक्रॉस द जंक्शन, वही जो मैंने समझाया आपको। अब इसमें एक और स्पेशलिटी होती है कि इसमें जो करंट रिवर्स बाइसिंग में होती है वो वोल्टेज जो आप लगाते हैं बाहर से उस पर डिपेंड नहीं करती मोरलेस। क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती कि जो बाहर से लगाए हुए हो थोड़ा ही वोल्टेज जब लगा देते हो रिवर्स बाइसिंग में, एन को प्लस से पी को माइनस से, तो थोड़े ही वोल्टेज पे माइनॉरिटी का काम निपट जाता है। अब अगर इसके ऊपर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा करंट नहीं निकाल पाती। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज के पास ताकत नहीं है, ताकत तो बहुत है, लेकिन यहां माइनॉरिटी के नंबर ही नहीं है। अगर सपोज करिए 10 खिलाड़ी थे माइनॉरिटी के, और एग्जाम्पल 1 वोल्ट पे ही 10 इधर खिंच गए, बड़ी जल्दी खिंच जाते हैं तो 10 खिंच गए, तो आप ये 1 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट भी लगा देंगे तो भाई साहब है ही नहीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो 11वां खींचे कहां से? 10 को निपटा चुका है ये, लेकिन एडिशनल कोई है ही नहीं। इसलिए आप क्या देखते हैं कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होती है इन रिवर्स बाइसिंग, ये लगभग इंडिपेंडेंट होती है अप्लाइड वोल्टेज से। यानी वोल्टेज बढ़ाओगे भी तो ये बदलती नहीं, बहुत कम रहती है, लगभग वैसी ही रहती है। लेकिन आगे भी एक कांड हो जाता है, आप माने नहीं, अगर आपने कहा ऐसी की तैसी मैं और वोल्टेज लगाऊंगा और वोल्टेज लगाऊंगा, तो आप बहुत ही धमाकेदार वोल्टेज लगा देते हैं, 100 वोल्ट 200 वोल्ट 300 वोल्ट 400 वोल्ट। तो व्हाट विल हैपन कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग अच्छे रूप में थी, जो जिसमें कोई लफड़ा नहीं था, उस बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, क्योंकि आप इतना वोल्टेज लगा दिए हैं, भड़बड़ा के फिर चार्ज निकलते हैं। तो यहां पर क्या उस समय क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहां पर जो नॉर्मल बॉन्डिंग थी पी टाइप में, जिसमें इलेक्ट्रॉन मजा ले रहा था, वो टूटने लगता है और भड़बड़ा के चार्ज, उसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। अब भड़बड़ा के जरा सी इतना वोल्टेज जब लगा देते हैं तो खट से वो इस जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे इलेक्ट्रॉन पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं बॉन्डिंग से, तो खूब सारे हो जाते हैं, फिर भड़बड़ा के करंट निकलती है, वो ग्राफ में आपको दिखेगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे बढ़िया तरीके से। तो द डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट, देख रहे हैं ना, ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। जो वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अप्लाई कर देंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, बहुत सारी करंट मिलेगी और आपका डायोड भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। क्योंकि रेटेड वैल्यू जो कंपनी बना के देती है उससे ज्यादा उस पर पचड़ा मचाएंगे तो ढेर हो जाएगा। ये काम फॉरवर्ड वोल्टेज में भी होता है, जो रेटेड वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 100 वाट का बल्ब, अब 100 वाट के बल्ब को चलाते हैं नॉर्मल 220 230 240 वोल्टेज पे, अब उसको 500 वोल्टेज लगा दो तो दाएं से बोल जाएगा, यही तो होता है। तो ये डिवाइस भी ऐसे ही काम करेगी, जहां वोल्टेज रेटेड वैल्यू से ज्यादा आपने लगाया, हाथ खड़े कर देगी, निपट जाएगी। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। खैर, तो इवन ए स्मॉल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू स्वीप द माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम वन साइड टू द जंक्शन टू द अदर साइड ऑफ द जंक्शन। मैंने बताया कि कम वोल्टेज पे ही माइनॉरिटी चार्ज स्विफ्ट हो जाते हैं, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जो बनने वाली करंट चालू हो जाती है। द करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। यहां पे ये लिखा है कि ये जो लिमिटेड करंट जा रही है, ये अप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज से इसका लेना देना नहीं है, खुद के नंबर से लेना देना है। बट इट इज लिमिटेड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर ऑन द आइदर साइड, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर थे ही कम। जब पूरे 10 के 10 जा चुके हैं तो कितना वोल्टेज लगा दो भैया, हाई नहीं तो कहां से आएगा, है ना। ये चक्कर यहां होता है। मेरे ख्याल से आप ये बात पकड़ बना पाए होंगे, मैं पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो रिवर्स बाइसिंग में जैसा आपने समझा, इस करंट को आप बोलते हैं रिवर्स या लीकेज करंट। ये किसकी वजह से हो रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रही है। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइक्रो एम्पियर में, जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या था, मिली एम्पियर में वैल्यू थी। तो ये बात आप यहां पकड़ लेते हैं। अब क्या करेंगे, अगला शब्द आता है VI कैरेक्टरिस्टिक, है ना। ये तो हमने समझा फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग। अब फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग के अंदर VI कैरेक्टरिस्टिक
क्या होती है। बहुत ही नाम भौकाली है कुछ नहीं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जब आप फॉरवर्ड बायसिंग लगाए हैं तो वोल्टेज और करंट को नापो और उसका एक ग्राफ बना दो। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टी, वीआई कैसा बिहेव कर रहा है, इसको देखने को बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन रिवर्स बायसिंग। खेल खत्म है क्या, उसमें कुछ नहीं है। तो ये अगली कहानी चल जाती है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन की जो डायोड होता है इसका प्लॉटिंग वी और आई के बीच में, जब रिवर्स बायस करेंगे तो कुछ और जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो कुछ और। तो यहीं पर मैंने लिखा जैसे आप समझ पाए कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन किसे बोलते हैं। तो दीज आर द ग्राफिकल रिलेशंस बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन एंड करंट थ्रू द पीएन जंक्शन बोथ व्हेन इट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस, एक बार फॉरवर्ड में एक बार रिवर्स में। तो उस समय जो रिलेशनशिप बनती है इज कॉल्ड द वोल्टेज करंट और वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन। ये हल्की सी फोटो दिखाई है, डिटेल वर्जन अभी समझेंगे। ये रिवर्स बाइसिंग की कहानी है और ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कहानी है। सिलिकॉन का फोटो है और आपको दोनों दिखाते हैं। खैर इससे अंदाजा लग गया कि ये देखिए इस तरफ आपका करंट बना हुआ है, फॉरवर्ड बाइसिंग है तो करंट मिली एम्पियर में है और इधर वोल्टेज लगा रखे हैं। यहां पे आ जाइए तो इधर रिवर्स बाइसिंग में इधर वोल्टेज लगा दिए और इधर माइक्रो एम्पियर में करंट है। मुद्दा यह है कि V और I के बीच में जो ग्राफ बना रहे हैं उसी को वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक या VI कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में अलग, रिवर्स बाइसिंग में अलग, है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है, मजा आएगा। तो VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड किस में बात कर रहे हैं हम लोग? फॉरवर्ड बायसिंग में। यानी जब हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रखा है, P को P से जोड़ रखा है टर्मिनल से और N को N निगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। उस समय क्या कांड होगा, VI कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगी? तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये सेटअप है, सेटअप भी पूछ लेते हैं, डायग्राम, सर्किट डायग्राम, कुछ नहीं करना है। ये देखिए पीएन जंक्शन का सिंबल है, इस P वाले को हमने इस प्लस से जोड़ रखा है, इस N वाले को, ये P है ये N है, N वाले को हमने माइनस से जोड़ रखा है, फॉरवर्ड बायसिंग। इसके बीच का पोटेंशियल नापने के लिए वोल्ट मीटर और इससे जाने वाली करंट नापने के लिए मिली एम्प, फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर वाली करंट मिलती है। तो ये मिली एम्पियर एमीटर लिए लगा रखा है। ये V नापो, I नापो और ग्राफ बना के छुट्टी कर दो, है ना। तो ये यहां पर ग्राफ आता है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है या इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्राफ अगली स्लाइड में प्रस्तुत किए जाएंगे। ये आप समझ गए, मैं अगली स्लाइड में ही चलता हूं, वहीं पे इस ग्राफ का वर्णन करता हूं आपके लिए, तो आपको मजा आएगा। तो आइए ना, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन का। ये ग्राफ वही टीपा था पिछली वाली स्लाइड से। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आई है जिसे मिली एम्पियर में लिख रहे हो मेरे बच्चे, और ये वोल्टेज है V। किधर बनाऊं, इधर ही बना देना, ये V। अब ये जो ग्राफ और ये सेटअप, ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, कौन सी स्टोरी सुना रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्राफ इन फॉरवर्ड बायसिंग VI कैरेक्टरिस्टिक। द VI ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। अब आप देखते हैं कि जो फोटो मिली है ये थ्रू आउट दी ग्राफ हमारा लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ओम्स लॉ में V इज प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR सीधी लाइन मिलती थी। तो ये थ्रू आउट द ग्राफ ओम्स लॉ ओबे नहीं कर पाएगा। हाँ, टुकड़ों में जैसे इतना लीनियर है तो यहां पे ओबे करेगा, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। लेकिन थ्रू आउट द ग्राफ इट इज नॉट लीनियर फंक्शन, नॉट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। सो ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। बहुत अच्छी बात। इनिशियली करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली टिल द वोल्टेज क्रॉसेस ए सर्टेन वैल्यू। आपने देखिए यहां पर V बढ़ाते गए हैं लेकिन करंट काफी देर तक बढ़ी नहीं है। ये देखिए बढ़ाते गए, बढ़ ही नहीं रही, बहुत कम बढ़ रही है। सिलिकॉन के लिए ये फोटो है। तो यहां पर ये कब बढ़ना शुरू होती है, करीब करीब 0.7 वोल्ट के ऊपर। तब तक इसकी बढ़ोतरी बहुत ही कम है। ये बात यहां मेंशन की गई, उसका नाम दिया गया जिस पे वो चालू होती है बढ़ना। तो इनिशियल करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली टिल द वोल्टेज क्रॉसेस ए सर्टेन वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। ये नाम है, ये किसके नाम है?
इसके लिए 0.7 हो जाएगा सिलिकॉन के लिए। कौन कौन से नाम आ गए? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज, जिसपे चालू करता है बढ़ना, वो 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। बात पकड़ पा रहे ना? ये जो वोल्टेज है वो क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज। नाम पकड़े रहना, पूछेंगे बताओ क्या होता है, कैसे बताओगे नहीं मालूम तो ठीक। आफ्टर द कट इन वोल्टेज, जब कट इन वोल्टेज के बाद यहां पर इससे ज्यादा आपने वी बढ़ाया तो देखिए धड़धड़ा के बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है, बढ़ा के बढ़ता है। तो ये कहानी क्या है? करंट बढ़ता क्या है? करंट इंक्रीजेस रैपिडली एक्सपोनेंशियली, हेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फील नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एज द जंक्शन। आपको याद था ना फॉरवर्ड बाइसिंग में वी नॉट जो लगाते थे उसके अगेंस्ट वी लगाते थे। वी नॉट उल्टा काम कर रहा होता था और अप्लाइड वोल्टेज इधर लग रहा होता था, जैसे आप समझ पा रहे हैं। तो शुरू में क्या हुआ, वो टसल जारी रही तो स्पीड ब्रेकर रहा और उसको पार नहीं कर पा रहे, इतनी एनर्जी हमको नहीं मिल पाई, तो ये बहुत कम बढ़ रहा है। और जैसे ही वी की वैल्यू वी बी या वी नॉट बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो गई, स्पीड ब्रेकर को सब पार करने लगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मोटरसाइकिल चला रहे, पार हो रहा है आराम से, क्योंकि थोड़ी स्पीड बन चुकी है या वो बैरियर कम हो चुका है, तो एनर्जी ज्यादा हो गई तो स्पीड ब्रेकर पार होने लगे। तो इसके बाद लगभग सभी मेजॉरिटी कैरियर पार करने लगते हैं स्पीड ब्रेकर या बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि इस समय क्या हुआ होगा, वी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो गया होगा, तो वो छुट्टी हो गई उसकी। पकड़े रहिए, बहुत स्टोरी प्यारी है। तो ये बात आप यहां पे समझ पाए। की टर्म्स क्या है जो मैंने अंडरलाइन किए हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज, न्यू वोल्टेज, कट इन वोल्टेज पकड़ के रखे, और बाकी चीजें मैंने समझाई। ये क्या थी? फॉरवर्ड बाइसिंग की वीआई कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स बाइसिंग पे आ जाओ। अब रहते हैं रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स आया कि नहीं? हाँ रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? बैटरी को पी टाइप को निगेटिव से जोड़े हो, एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़े हो, उल्टी बैटरी जोड़े हो, वो बन गया है क्या? रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग में क्या वीआई कैरेक्टरिस्टिक होगी उसकी चर्चा करेंगे। फोटो मैंने चिपका रखी है, अभी इसको डिटेल में देखते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अगले फोटो में शायद ये हाईलाइट नहीं किया होगा, यहां ध्यान रखिएगा, हमें V और I चाहिए, तो वही सेटअप है। बस देखिए ये P वाले और N वाले को, P को आपने N माइनस से जोड़ा है और N वाले को आपने प्लस से जोड़ा है। तो रिवर्स बाइसिंग। यहां पर एमीटर लगाए हो माइक्रो एमीटर, क्योंकि इसकी जो करंट होती है माइक्रो एम्पियर में होती है, ध्यान रखना है, बहुत पूछ लेते हैं। और वोल्ट मीटर तो आपने ठोक ही रखा है जिससे पता चले कितना वोल्ट मीटर है। ये रिवर्स बाइसिंग की फोटो है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, अगले में वर्णन है इसका, तो वहां बात कर लेंगे हम लोग। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आ जाते हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इस ग्राफ के। आप देख पा रहे हैं माइक्रो एम्पियर यानी आई, दिस इज वी। जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसमें जो करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होती है, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में भी जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो उससे लगभग इंडिपेंडेंट होती है। तो जैसे जैसे आप यहां पर अप्लाइड वोल्टेज लगा रहे हैं, रिवर्स है ना, उल्टा, इसलिए उल्टी डायरेक्शन में चौथे तीसरे क्वाड्रेंट में कहानी की जा रही है। ये क्वाड्रेंट बनाते ना ऐसे, इधर प्लस लेते हो, इधर प्लस लेते हो, इधर माइनस लेते हो, और कहां इधर माइनस। तो यहां पर जो ले रहे हो या इसमें ग्राफ बना रहे हो, माइनस माइनस, माइनॉरिटी चार्ज करे उल्टी करंट इधर, उल्टा वोल्टेज इधर ऐसे माइनस, इसलिए दिखाया है। तो यहां पर आप रिवर्स बाइसिंग में जब वोल्टेज बढ़ाते हो तो देखो माइक्रो एम्पियर में इतनी कम करंट बढ़ती है। देखिए ये लगभग, देखिए रिवर्स कंडक्शन में बहुत ही कम करंट है। और जब आप ऐसे पोटेंशियल पे पहुंचते हो जिसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी मान नहीं रहे हो, वो करंट नहीं दे पा रहा, जितनी दे रहा उससे ज्यादा नहीं देगा ये, क्योंकि सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शिफ्ट कर दिए गए हैं, वो काम पे लग चुके हैं, बचे नहीं हैं। आप जोर लगा रहे हो उल्टी दिशा में, तो क्या होगा, वो जो अच्छी खासी बॉन्डिंग थी फड़बड़ा के टूट जाएगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टूट के निकल जाएंगे और धुआंधार करंट मिलेगी यहां, क्योंकि वो नॉर्मल बॉन्डिंग ही सारी तोड़ मारी आपने, इतना ज्यादा उसको अपोज की, इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि तोड़ देंगे। तो यहां भड़बड़ा के ब्रेकडाउन रीजन मिल जाता है। लेकिन उससे पहले जो रिवर्स करंट मिल रही है लगभग इंडिपेंडेंट है अप्लाइड वोल्टेज के इन रिवर्स बाइसिंग। तो ये बात बड़े काम की है, ये हमारे काम आती है, आगे हम देखेंगे कई सारे डिवाइसेस को बनाने में। ठीक है,
तो रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस ए वेरी स्मॉल करंट फ्यू माइक्रो एम्पियर विच ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद द बायस, जैसा मैंने बताया। दिस स्मॉल करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट ही बोल रहे हैं क्योंकि लगभग बराबर है, देखिए 0.5 के आसपास ही है, तो ये लगभग मेंटेन्ड है, इसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। कि भैया 10 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, वो ऑलरेडी निपट चुके हैं, कोई और काम पे नहीं लग सकता, लेकिन आप झोंके हुए हैं, तो वो क्या हो गया, रिवर्स सैचुरेशन करंट। इट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसा हम लोग समझ चुके हैं शानदार तरीके से। When reverse voltage reaches sufficiently high value, the reverse current suddenly increases to a large value. This voltage is called the Zener breakdown voltage. हमने आपको बताया ना कि 10 खिलाड़ी थे माइनॉरिटी के, वो ऑलरेडी काम पे लग चुके थे, लेकिन आप नहीं मान रहे हो और वोल्टेज बढ़ा दिया, आप और आगे बढ़े, तो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन किसका, जो नॉर्मल अच्छे खासे बॉन्ड बने थे वहां से टूट टूट के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन ऐसे अवेलेबल नहीं थे, अब आपने एटम से तोड़ तोड़ के निकालने शुरू कर दिए, तो भड़बड़ा के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, माइनॉरिटी की जगह वो भर भर जाएंगे और बहुत ज्यादा आपको करंट मिलेगी, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसे आप बोलते हैं, या यहां पर बोलिए डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऑफ द डायोड, दिस प्रॉपर्टी को हम कन्वर्ट एसी टू डीसी के लिए भी हम लोग काम करते हैं। ये कन्वर्ट टू एसी टू डीसी क्यों कर रहे हैं, अगली बात भी हम करेंगे, और इसका मतलब क्या ये भी आपको समझाएंगे। तो ये देखिए यहां पर अगली बात पकड़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द करंट अंडर रिवर्स बायस इज एसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट ड्यू टू ए क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज। वही बात जो आपको बताई गई थी भाई, कि आप जो अप्लाइड वोल्टेज कर रहे हैं उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट है वो लगभग इंडिपेंडेंट होती है अप्लाइड वोल्टेज के, ठीक, नोन एज ए ब्रेकडाउन वोल्टेज। जहां पे ब्रेकडाउन होगा वो आपने समझ लिया है। इफ द रिवर्स करंट इज नॉट लिमिटेड बाय एन एक्सटर्नल, ये भी बातें आपको समझा दी थी कि अगर ये जो बाहर से वोल्टेज लगा रहे हैं उससे वो उसके पास ताकत है बढ़ाने की, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप ज्यादा फिर भी लगा देंगे तो ये जल जाएगा, ये बर्न अप ब्लोन अप हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और इसी तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग में भी ये घटना घटती है, रेटेड वैल्यू से ज्यादा आप इसमें सप्लाई करेंगे वोल्टेज तो ये काम इसका खत्म हो जाता है। एक इसकी प्रॉपर्टी और होती है, कहीं लिखी होगी, जो हम लोगों ने सीखी है, आगे शायद लिखा हो, कि इसमें देखिए शानदार तरीके से हमने क्या समझ पाए हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में, आगे कहीं होगा दिखा के बताएंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा करंट फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है, और करंट फ्लो होना आसान है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब जाता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। किसका रेजिस्टेंस है, ये जंक्शन का। ये फॉरवर्ड बायसिंग की एक नंबर लिखो। और रिवर्स बायसिंग में क्या घटना होती है बेटा, रिवर्स बायस में आई जो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जाती है, और यहां पर जंक्शन का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए अपोजिशन ज्यादा होता है, यानी रेजिस्टेंस इज हाई। तो इससे क्या समझे कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो करंट जाना अलाउड हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम है, और जब रिवर्स बायसिंग करेंगे तो करंट जाना अलाउड नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जाएगी, रिवर्स बायसिंग में लगभग नहीं जाएगी, ये कहना चाह रहे थे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। इसी का इस्तेमाल करके ना हम अभी जब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं डायोड का जो सिलेबस में है, रेक्टिफिकेशन रेक्टिफायर्स, वहां इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। खैर वो अभी जल्दी ही आपके सामने आएगी, तो ये बात समझे। अब मैंने क्या किया, एक फोटो आपके लिए प्यारी सी बनाई है जिसमें मैंने फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग को एक साथ दिखा दिया है, कंप्लीट डायग्राम है। तो कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड, कंप्लीट। तो यहां पर देखिए ये ओरिजिन टाइप ले लीजिए, वी फॉरवर्ड बायस आपने किया है, तो सिलिकॉन के लिए ये कहानी है, ये जर्मेनियम के लिए डॉटेड लाइन है,
और रिवर्स बायसिंग की बात करें यानी उल्टी दिशा में वी रिवर्स बायस लगाया है, तो इस तरीके से आपकी कहानी जारी थी। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या बताता है, कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग का इधर, रिवर्स बायसिंग का इधर। मैंने हाईलाइट भी कर दिया जिससे आपकी नजरों से ये चूके नहीं और अच्छा दिखे भी, इसका भी ख्याल रखा है, बड़ी मेहनत की है। खैर, अब अगली बात क्या देखते हैं, देखिए यहां पर हमने ये देखा था कि डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात आएगी डायोड की। अब डायोड एज ए होल हमने ग्राफ दिखा एसआई का, पीछे ही दिखा देते हैं या यहीं बना देते हैं। एसआई में देखा, फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। तो ये ग्राफ लीनियर तो है नहीं, तो यहां इसका पक्का रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है। हमने तार वार के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था V इक्वल टू IR, क्योंकि वहां पर तो भैया क्या होता था, ऐसे ग्राफ मिलता था आर का, पूरा फंक्शन ही लीनियर था। तो यहां पर आर फिक्स बोल देते थे, क्योंकि जब भी हम V इक्वल टू IR निकाल लेते पुराने हिसाब किताब में V और I का रेशियो सेम बना रहता था। लेकिन इनमें क्या होगा, सेमी डायोड्स में, सेमीकंडक्टर डायोड में पूरा रीजन तो एक लीनियर है नहीं, तो R इज नॉट फिक्स्ड। इसका अगर R इज नॉट फिक्स्ड, समझ पाए ना, क्योंकि पूरा फंक्शन लीनियर नहीं है। तो अगर ये फिक्स्ड नहीं है तो क्या बदलता हुआ R ले सकते हैं? इसका आंसर ले सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक का मतलब बदलाव वाला, मोशन वाला, मतलब बदलता रहता है। आप समझ रहे हैं? अब बदलता रहता है तो कहां लगा सकते हो, जो पोर्शंस आपको लीनियर मिल रहे हैं वहां पर आप ये इसका, ये अगर V है ये I है, तो ये डेल्टा V और डेल्टा I पकड़ लीजिए, इस रीजन जो लीनियर रीजन है, और वहां पे ये RD यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से। इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, और ग्राफ से इसको हम निकालते हैं जहां में लीनियर, लगभग लीनियर रिलेशनशिप मिल रही हो। तो आप समझ पाए होंगे कि हमारा नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है और सेमी कंडक्टर में क्या घटना घट रही। नॉर्मल कंडक्टर में तो आर फिक्स हो जाता है क्योंकि लीनियर ग्राफ मिलता है, यहां लीनियर मिल नहीं रहा है, तो उस पोर्शन को पकड़ते हैं और इसीलिए डायनेमिक बोलते हैं, क्योंकि ये पोर्शन पकड़े हो तो ये है, मान लो इतना पोर्शन पकड़े हो तो इसके लिए आर डी कुछ और आ जाएगा, तो आर डी विल वेरी इसीलिए डायनेमिक है। खैर, ये बात आप समझ पाए होंगे। अब ये भी बात पढ़ लेते हैं। The above discussion shows that the PN junction diode primarily allows the flow of current only in one direction यानी फॉरवर्ड बायस। जो मैं बता रहा था कि फॉरवर्ड बायस में ही करंट अलाउड है, रिवर्स बायस में करंट अलाउड नहीं है। इस पर इतना जोर मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर कर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ AC करंट इनटू DC करंट करेंगे, जिसे रेक्टिफायर बोलते हैं। एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर डायोड का, ठीक है। अब देखते हैं अगली बात, ये जो यही बात थी, इसी बात को मैंने फोटो से समझाने की कोशिश की है, कोई भी दिक्कत नहीं, आप समझ चुके हैं। आरडी डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड। और ये देखिए स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इसलिए क्योंकि जहां पर लीनियर मिल रहा है उतना छोटा सा टुकड़ा, यानी लंबा लोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी नहीं। भाई यहां से लेकर और यहां तक पकड़ लोगे तो थोड़ी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए स्मॉल लिखा है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और ये कहानी क्या हो गई, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड। अब ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहां पर इस ग्राफ में एनसीईआरटी में ना ये बगल के डॉट के आगे लिखा नहीं था फिगर, तो ये मैंने 0.7 लिख दिया है, क्योंकि आपको लग सकता है मैं कैसे जानूं, सवाल तो बोर्ड में ऐसे ही आ जाएगा, इसलिए आप जान जाइएगा कि ये जो जस्ट बगल में ये 0.7 है, 0.5 इधर कहीं है। अब समझते हैं सवाल को। The VI characteristic of a silicon diode is shown in the picture, figure 14.17. Calculate the resistance of the diode at, जहां डायोड करंट है 15 मिली एम्पियर, ये I है मिली एम्पियर, और इधर वोल्टेज है V प्लस इधर है और बाकी इधर, और VD -10 ये है। तो पहली बात करते हैं ए पार्ट की, जहां पर ID की वैल्यू में दे रखी है शायद 15 मिली एम्पियर। हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। तो इस 15 एम्पियर के लिए इस पॉइंट से हम इसके पास में ही हो रहे वाले बदलाव को पकड़ते हैं।
फिगर में या ग्राफ में दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, तो हम इसके बीच का डेल्टा वी और डेल्टा आई को डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम इसको पकड़ते हुए लिख देंगे फ्रॉम द कर्व, फ्रॉम द ग्राफ, हमारा जब करंट की वैल्यू थी 20 मिली एम्पियर, उस समय वोल्टेज कितना था? 0.8 वोल्ट। ये देखिए 0.8 वोल्ट है 20 के लिए, और 10 के लिए क्या है? 0.7। तो जब हमारा, इसको I1 I2 भी कह सकते हो या आई ही लिख दो, आप समझदार हैं, जब ये 10 मिली एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है? 0.7 वोल्ट। ये दो फिगर मिल गई I1 I2, तो RD की वैल्यू लिखोगे तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और यहां पर वैल्यू इस्तेमाल कर लीजिए, बड़ी में से छोटी घटा लेते हैं, उसमें डिफरेंस लेना रहता है डेल्टा का मतलब। तो ये मिली एम्पियर आ गई, डेल्टा V करो तो 0.1 आ गया, देखिए, और करंट की वैल्यू करो तो 10 मिली एम्पियर आ गई। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा, तो पहले वाले का आंसर आ गया 10 ओम। ठीक, ये कहानी आपकी बन गई 10 ओम के बाजू में। अब बात करते हैं बी वाले की। बी में कह रहा है जब VD हमारा -10 हो, तो VD यहां पर -10 हो रहा है, तो फ्रॉम द ग्राफ अगेन लिख दो, फ्रॉम द बेटा ग्राफ V की वैल्यू थी -10 वोल्ट और I कितनी है? -1 माइक्रो एम्पियर। यहां पे देखिए ये I यहां से पकड़ी है, ये इसके लिए यही 0 से इसके बीच का डिफरेंस ले लिया, लगभग कांस्टेंट करंट मिलती है इसके अंदर। तो आप डिफरेंस लेके लिखेंगे RD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 10 वोल्ट, डिफरेंस ले रहे हैं केवल, और यहां पर 1 माइक्रो एम्पियर, 10 की पावर -6 मतलब, तो 10 लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए 10 की पावर -6 एम्पियर, और ये वैल्यू हो गई 1 इंटू 10 की पावर 7 ओम। ये आंसर हो गया। देखिए यहां डिफरेंस लेने की सोचिएगा तो इसको 0 से ले लीजिएगा, V2 V1, करंट भी I2 I1। ठीक, इस तरह से सवाल हो जाएगा। एक सवाल और मैं कराना चाहता हूं, उससे काफी क्लैरिटी मिलती है, वो इसके बाद लिया, वो NCERT एग्जाम्पलर का एक सवाल है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, तो ये आप नोट कर पाए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है बेटा। हाँ, हो गया होगा नोट। अगले उस सवाल को भी अंजाम देते हैं, क्योंकि वो आपको सुपर क्लैरिटी देता है और टपक आ चुका है एक बार। इफ ईच डायोड इन फिगर हैज ए फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, जो डायोड लगाए, ये पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका रेजिस्टेंस 25 है इस डायोड का, एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि रिवर्स बाइसिंग में करंट इसमें से जाना अलाउड नहीं है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है करंट जा नहीं पाएगी। What will be the values of current I1, I2, I3, I4? ये देखिए I1 टोटल है, I2, I3, I4 है। अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले एक डायोड इसमें है रिवर्स बाइसिंग में। कौन सा डायोड है बेटा? तो ये वाला डायोड है। ये देखिए इसका ये पीएन जंक्शन होता है ना, ये पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन ऐसे ही बनाते हैं। तो ये N को प्लस से आप जोड़ दिए हो और P को माइनस से। ये तो है फॉरवर्ड बाइसिंग में, FB, फेसबुक ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, लेकिन ये रिवर्स बाइसिंग में, इसलिए इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है जैसा बोला है इन्होंने। तो ये I3 की वैल्यू 0 हो गई देखते ही, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में लगा था। तो I3 इज 0। क्यों? बिकॉज इसका नाम क्या रखे, CD लिखना पड़ जाएगा। I3 0 बिकॉज डायोड इन CD ब्रांच इज इन रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग की वजह से ये करंट अलाउड नहीं करेगा, करंट का खेल हो गया खत्म। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, और मैं स्टेप एक दो खा के बताऊंगा वरना बड़ा लंबा हो जाएगा। इस A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस आया? 125 खुद का है और इस डायोड का 25 दे रखा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ AB लिख देता हूं, RAB। ये कितना हो गया?
125 तो एक्सटर्नल था और शायद 25 ओम था ये डायोड का रेजिस्टेंस था फॉरवर्ड बायसिंग में, तो ये 150 ओम आ गया है। इसी तरीके से बात की जाए नीचे वाली लाइन की जो सेम वैसे ही है REF। अब ये रहा REF, इसकी भी कहानी सेम है, 125 प्लस 25 में पूरा ही कर दे रहा हूं, चलो 150 ओम। तो ये 150 ओम और इस वाली आर्म का भी 150, तो इन दोनों का इफेक्टिव, दोनों पैरेलल में, तो अगर इफेक्टिव हैं तो मैं अगर बोलूं RAB एंड REF आर इन पैरेलल, तो मैं AB प्लस EF लिख देता हूं। ये प्लस का मतलब सीरीज मत समझ लेना, शायद मैं ये इसको ना लिखूं। तो इन दोनों का जो बात करूं R नेट लिख देता हूं या टोटल लिख देता हूं ऐसे, इसका मतलब है रईस पैरेलल में तो इस तरह से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देते हैं आप। हम जान रहे थे कि इसका आधा होगा, दोनों सेम है, लेकिन आपके लिए किया है 150 R1 R2 R1 प्लस R2, तो ये 150 इंटू 150 अपॉन 300 2 और ये 75 ओम आ गया। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस इन दोनों आर्म का मिलके 75 है। ये आर्म इस 25 के सीरीज में लगी हैं, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों कैसी हैं, दोनों को हमने एक साथ कर लिया है। तो अभी ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, देखिए यहां पे ये 25 ओम था और इन दोनों का रेजिस्टेंस मैं दिखा रहा हूं, केवल इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया है 75 ओम। करंट थी I1, देख पा रहे हैं, इस तरह से कहानी बन गई। इन दोनों को रिड्यूस करके 75 ले आए, 75 और 25 तो सीरीज में है। अब इसके लिए V इज टू IR लगा दो, तो बैटरी कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की। तो V इज टू IR लगा रहे हैं, यानी I1 लिख देते हैं 5 वोल्ट I1 और R कितना है, दोनों सीरीज में है, 75 प्लस 25, 75 ओम एंड 25 ओम इन सीरीज। बात पकड़ पाए होंगे। तो यहां पर I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 अपॉन 100, 25 75 100 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.05 एम्पियर। पहला रिजल्ट देखिए ये आ गया, दो रिजल्ट आ गए I3 और ये रहा आपका I1। अब आप आगे देख रहे हैं कि इसमें रेजिस्टेंस और इसमें रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर 0.05 एम्पियर करंट जाएगी, दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो I2 की करंट है और जो I4 की करंट है वो इक्वल होगी और I1 की आधी होगी। समझ गए ना, यहां से जो करंट निकली इसमें तो जा नहीं रही, इसका रेजिस्टेंस बराबर, तो आधी करंट इसमें आधी करंट इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनली ही तो जाती है। तो यहां पर वैल्यू लिख दीजिए 0.05 एम्पियर अपॉन 2। क्या वैल्यू मिल गई आपकी, 0.025 एम्पियर। और देखिए सारी करंट आपने निकाल ली। अगर मैं I1 की बात करूं तो 0.05 एम्पियर, I2 की बात करूं तो 0.025 एम्पियर, I3 की बात करूं तो 0 एम्पियर, I4 की बात करूं तो 0.025 एम्पियर। ये आपका पूरा आंसर निकल आया। तो ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले और दिमाग के अंदर घुस जाए। तो इसको नोट कर लीजिए, अगला मतलब इसके अगला जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप ये नोट कर पाए होंगे, 5 सेकंड मेरे ख्याल से नोट करने के लिए काफी होता है, नोट कर पाए होंगे, पॉज करके जैसे भी आप। अब अगली चर्चा हमारी होती है एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ये क्या टॉपिक किसके अंदर है, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ये बोल रहे हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का मतलब होता है किसी चीज को सही करना, रेक्टिफाई करना। तो किस चीज को सही कराना चाहते हैं, जो सही करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस। तो यहां पर किस चीज को हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं थ्रू रेक्टिफायर, जो कि हम यूज करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड। तो होता यह है कि जो में एसी करंट हमारे पास होती है, ये देखिए एसी करंट का बिहेवियर क्या होता है, ऊपर प्लस और माइनस जारी होती है।
प्लस करंट माइनस करंट। हम ये चाहते हैं कि जो करंट हमारी मिल जाए वो कुछ डीसी टाइप की मिल जाए, इसका एसी नेचर खत्म हो जाए। तो वी वांट टू रेक्टिफाई द जो एसी में दोष नजर आ रहे हैं उनको, और हम एक सीधी करंट लेना चाहते हैं, डीसी करंट। तो बेसिकली क्या बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में, वी वांट टू कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। आपका जो कभी कभी आपने इन्वर्टर देखा होगा, देखा क्या होगा, घर में लगा होगा, लाइट तो जाती रहती इधर, तो आपके यहां भी शायद जाती हो। तो वहां पर क्या होता है, जब आपकी बिजली की सप्लाई होती है तो सप्लाई से बैटरी चार्ज होती है, तो बैटरी को डीसी करंट चाहिए चार्ज होने के लिए, वरना चार्ज कैसे हो पाएगी। तो वहां पर उसके एक सर्किट लगा होता है जो आपको एसी से, रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमको सप्लाई मिलती है फर्दर डीसी टू एसी, फिर कन्वर्ट करके हमको मिलता है जब पंखा चलता है। उसमें कभी कभी देखे होंगे जब पंखा चलता है या कुछ चीज होती है तो हमिंग साउंड भी आती है। वो हमिंग साउंड इन्वर्टर का एक दोष है, उसको सही करने के लिए और अच्छे अच्छे सर्किट मार्केट में आ चुके हैं जिसमें बोलते हैं हमिंग साउंड ना है, ऐसी आवाज आती है पंखा चलाएंगे कम लेवल पे, जब सुन सकें आप 1 नंबर 2 नंबर पर इन्वर्टर से, तो ये हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ड्यू टू दिस इशू सर्किट की वजह से। खैर यहां पर आप समझ गए कि हम एसी टू डीसी कन्वर्ट करना चाहते हैं। एसी में ये हम दोष देख रहे हैं कि जो बदला बदली चल रही है, अदला बदली, ये ना हो, सीधी सीधी मिल जाए। तो यहां क्या हो गया, रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट या वोल्टेज। एसी से डीसी कन्वर्ट करने की का डिवाइस रेक्टिफायर बोला जाता है। अब यहां पर जंक्शन डायोड कैसे पिक्चर में आते हैं, जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, एप्लीकेशन ऑफ डायोड का मामला है। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा हम जान चुके हैं, यही है ना, हाँ प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा कि भाई फॉरवर्ड बायस में जब हम पीएन जंक्शन लगाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड लगाते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड लगाते हैं, तो करंट को अलाउ करता है। और रिवर्स बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं तो करंट अलाउड है, और रिवर्स बाइसिंग में लगाते हैं तो करंट नहीं है, अलाउड है। बस यही प्रिंसिपल है, बल्ले बल्ले। तो व्हेन पे पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, is offers less resistance and a current flows through it, but when it is reverse bias it offers high resistance and almost no current flows through it. This unidirectional property of the semiconductor of a diode enables us to be used as a rectifier. समझ में आ गई होगी बात। फॉरवर्ड बायस से तो करंट जाने को देगा, रिवर्स बायसिंग में कहेगा रुक जाओ। अब क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर हैं, एक है फुल वेव रेक्टिफायर, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आप पकड़ पाएंगे। हाफ वेव में जो ये एसी करंट जा रही होती है इसको हम ऐसे ऐसे रेक्टिफाई कर पाते हैं, मतलब ये बीच का गुल्ली पिच्चू हो जाता है। और ये फुल वेव में क्या होता है, ये जो कहानी चल रही है इसकी जगह हम ऐसे ऐसे रेक्टिफाई कर पाते हैं, कोई भी पल्स हमारी साइनसोइडल पल्स मिस नहीं होती। लेकिन इसमें एक दिक्कत और है, हम फ्लैट चाहते थे, ये फ्लैट नहीं होती, ये पल्सेस है ना। तो इसका भी जुगाड़ एनसीईआरटी में दिया है और हम लोग को मालूम है कि हम फिल्टर सर्किट यूज कर लेते हैं। तो फिल्टर सर्किट यूज करके जिसका पल्सेटिंग नेचर है तो डीसी आ गई, लेकिन पल्सेटिंग नेचर है, हाफ वेव पल्सेटिंग चल रहा है, हाफ साइनसोइडल बन रहा है, उसको भी खत्म कर देते हैं और हम बिल्कुल बढ़िया डीसी पा जाते हैं, लगभग करीब करीब परफेक्ट। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे अचीव किया जाएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन, पहले बात शुरू होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। मैंने फोटो बनाई है, समझा रहा हूं, बहुत ही आसान है, आप एक झटके में समझेंगे। जब भी एग्जाम में आ जाए कि हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कीजिए या फोटो बनाइए, फोटो में दोनों चीजें बनानी होंगी आपको। ये उसका वेव फॉर्म है रेक्टिफायर होने से पहले और बाद में, और ये उसका सर्किट डायग्राम है। तो आप एक हिस्सा बना के नहीं आएंगे, दोनों बना के आएंगे, ठीक। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट डायग्राम ये देखिए, ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी सेकेंडरी, एसी सोर्स लगाए यानी एसी वोल्टेज या करंट को पकड़ेंगे। अब देखिए यहां पर बहुत ही आसान है, ये एक डायोड है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, देयर इज ओनली वन डायोड। अब ये वन डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा करंट अलाउड, नहीं तो नहीं अलाउड। अब सपोज करिए किसी क्षण
ये तो प्लस माइनस बदलता रहेगा ना, क्योंकि एसी तो बदलता रहता है। मान लीजिए वोल्टेज या करंट, ये वोल्टेज लिखा है, मान लीजिए वोल्टेज किसी क्षण ये प्लस है और ये माइनस है, होगा ना, और बदलेगा भी अगले ही क्षण। तो उस समय ये प्लस वाला, ये पीएन जंक्शन है देखिए, तो ये प्लस वाला, ये प्लस हो गया इस समय और ये माइनस हो गया। पहली इंस्टेंट में 1 लिख देता हूं, जैसे अभी दूसरी लिखूंगा तो आप पकड़ पाए। पहली इंस्टेंस की बात कर रहा हूं। उस समय ये P वाला प्लस से कनेक्टेड है, N वाला माइनस से, B का माइनस लिखा हुआ है, ये B के सेंस में है, B का माइनस है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई ना, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई तो उसमें वो करंट अलाउ कर देगा। ये देखिए फोटो, ये क्या था, वोल्टेज एट ए। तो वोल्टेज एट ए जब आपका पॉजिटिव है इतने सिरे में, ये पॉजिटिव है ना, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, P का प्लस से N का नेगेटिव, तो इसने अलाउ कर दिया, तो इसने उठाकर इसको अलाउ कर दिया। ये देखिए यहां पर मैं लोड पर करंट या वोल्टेज मिल गया, हमको मिल गया, हमने छाप दिया, बढ़िया। अब अगले ही क्षण क्या होगा, नंबर 2 पर ये निगेटिव हो जाएगा और नंबर 2 पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। बदल जाता है ना एसी में, तो यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां समझ गए होंगे। पहला ये था, दूसरे में ये निगेटिव और दूसरे में ये पॉजिटिव। बात पकड़ में आ रही होगी। अब अगले ही चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही ये सेकंड स्टेज में निगेटिव सेकंड हाफ साइकिल में निगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, उस समय देखिए P का कनेक्शन माइनस से है, N का कनेक्शन प्लस से है, यानी ये रिवर्स बाइसिंग में है। यानी इसमें ये रिवर्स बाइसिंग में आ गया, इसमें ये फॉरवर्ड बाइसिंग में था। तो आप जानते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में जैसे ही आया है ये करंट को स्टॉप कर देगा। तो रिवर्स बाइसिंग में जैसे ही ए पर जो वोल्टेज था वो निगेटिव गया, इसका अपोजिट गया, जैसे आपको दिखाया। यहां पर इसने कोई भी पल्स आपको ऑफर नहीं की, क्योंकि लोड के क्रॉस करंट या वोल्टेज को जाने ही नहीं दिया, रोक दिया। कोई और है नहीं इसके अंदर, बस यही कार्यक्रम चलता जाता है। तो होता क्या है, क्या क्या है, जब जब ये वोल्टेज या करंट आपको पॉजिटिव मिलती है ये, तब तब तो ये अलाउड कर देता फॉरवर्ड बेस में होने की वजह से, वरना क्या करता है, दूसरा वाला पल्स खा जाता है। तो यहां पर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। इनपुट का मतलब वोल्टेज एट ए, ये देखिए लिखा है, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, वोल्टेज या करंट जो भी लिखना चाहें। और यहां पर क्या हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो आधी आधी पल्स मिलती है भाई साहब, और आधी आधी तो गुच्च हो जाती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं हाफ वेव, इस वेव का आधा आधा मिला। क्या कर सकते हैं भाई, लेकिन अभी हम लोग करेंगे बड़ी अच्छी बात। तो ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम समझ गए कि हमें फुल वेव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दूसरा डायोड यहां लगा देंगे, चालाकी। तो यहां पर देखिए सर्किट डायग्राम को सुंदरता से आपके सामने रखने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर में ये देखिए, ये एक डायोड है D1, एक डायोड D2, मैंने एरो भी लगाए जिससे आप पहचान सकें। 2 डायोड लगा दिए, हमने कहा आ जाओ मैदान में, इधर से भी काम कराएं। अब क्या होता है देखिए, अब जब ये पहली स्थिति, ये मान लीजिए प्लस है, और पहली स्थिति यहां ये मान लीजिए माइनस, ये प्लस होगा तो माइनस होगा पहले स्टेज में। बाकी चर्चा आप समझ गए, ट्रांसफार्मर लगा है और वगैरह वगैरह। इसके सर्किट डायग्राम में ध्यान रखिएगा कि ये जो कनेक्टिंग लोड वाला सर्किट है, ये सेंट्रल ट्रैपिंग पे लगता है, बीच में है ना, बीच में। तो जब ये प्लस होता है तो ये बीच वाला इससे कम प्लस यानी निगेटिव थोड़ा, और किनारे वाला भरपूर निगेटिव। भाई यहां वोल्टेज प्लस होगा तो घटता जाएगा ना निगेटिव की तरफ, यहां प्लस तो कम 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 होते होते निगेटिव। तो अगर ये प्लस है तो मिड में है, आधा कम हो गया प्लस, और यहां पे पूरा कम हो गया प्लस जो इससे कनेक्टेड है। ये प्लस है तो ये माइनस है, बात पकड़ में आ रही होगी। या आप कह सकते हैं ये प्लस है, तो इस समय पहली स्टेज पर बड़ा किचकिच हो जाएगी, लेकिन लिखना चाह रहे हैं भाई। यहां पर 1 पे हम लिख देते हैं ये माइनस है इसकी अपेक्षा, और ये पूरा माइनस है, पकड़ पाए। अब क्या होता है, ये प्लस है और ये बीच वाला माइनस है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। ये तो P और N है ना, P का सिरा प्लस से कनेक्टेड है, और वाला सिरा देखिए कहां से कनेक्टेड है, यहां से, और ये लोड से ऐसे कनेक्ट किया माइनस से। इससे इसको ना भिड़ाइए, ये तो इसके लिए तो उल्टी करंट नहीं जाने देगा। यहां से गए, और ये देखिए यहां से, ये देखिए
ये माइनस से कनेक्टेड है इसकी अपेक्षा, तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग में है स्टेज नंबर 1 पर, तो ये करंट अलाउड कर देगा। तो यहां पर देखिए ना, ये वेव फॉर्म एट ए, दो जगह वेव फॉर्म मांगे, अगर यहां पर ये पॉजिटिव है ऊपर, तो इसने D1 की वजह से, ये D1 मतलब ये D1 वेव फॉर्म एट 1, इस पे D1 काम कर रहा है, इस पे D2 काम कर रहा है, तो ये आपको अलाउ कर दिया। लेकिन D2 जो निगेटिव था उस समय, उसको कुछ नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया? देखिए इस समय जब ये माइनस पे, तो ये P था, ये N था, ये P देखिए माइनस पर है, काफी माइनस पे ऐसे लिख देते हैं, और यहां पर आप इसको ले जाएंगे तो ये कम माइनस पे, तो इसका मतलब क्या है, P ज्यादा माइनस पे और N कम माइनस पे, यानी उल्टा कनेक्शन है, रिवर्स बाइसिंग है। तो इस समय ये इस पहली स्टेज पर ये जो है ये रिवर्स बाइसिंग में है, और ये पहली स्टेज पे फॉरवर्ड बाइसिंग में है। इसने पास की करंट पटाक, इसने नहीं पास की क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में थे, इसलिए इसका कुछ भी इसने कुछ नहीं पास किया। अब अगली स्टेज आएगी नेक्स्ट साइकिल, देखिए तो नेक्स्ट साइकिल में नंबर 2 पोजीशन यहां लिख देते हैं। नंबर 2 पोजीशन में प्लस का ये माइनस हो जाएगा, 2 माइनस लिख रहे हैं, ज्यादा माइनस, और ये जो इस समय नंबर 2 पोजीशन डायोड की बात करें तो ये प्लस हो जाएगा, वे बदलेगा ना। और बीच नंबर 2 की बात करें यहां नंबर 2 पोजीशन की, तो ये प्लस है और ये तो माइनस का माइनस ही बना रहेगा, क्योंकि प्लस से कम और ज्यादा माइनस इधर बदलेंगे ना, ये सेंटर है तो जो माइनस है वो पकड़े रहेगा, कम प्लस से कम, माइनस से थोड़ा ज्यादा प्लस, ऐसे सेंटर का। तो यहां पर आप सेकंड स्टेज में देखिए पीएन डायोड रिवर्स बायसिंग में आ गया D2, क्योंकि यहां N वाले को निगेटिव से कनेक्ट किए, P वाले को N वाले को निगेटिव से, क्या है ये, N वाले को ज्यादा निगेटिव से कनेक्ट कर दिए और P वाले को उससे कम निगेटिव पे कर दिए। तो यहां पर कार्यक्रम क्या हो गया, ये रिवर्स बाइसिंग में चला गया। P को N से, ये P वाला जो है ये N से कनेक्ट, ये इधर लिखा तो ऐसे मत समझना मैं यहीं लिख दूं, नहीं झटका लग सकता है। ये नंबर 2 पे आ जाओ, इस P वाले की कहानी निगेटिव हो चुकी है ज्यादा, और आगे ये रिवर्स बाइसिंग में आ गया है। तो P वाला ज्यादा माइनस माइनस से कनेक्टेड है, N वाला किससे कनेक्टेड है देखो, तो N वाला उससे पॉजिटिव पे कनेक्टेड है। ये डबल माइनस था, ये सिंगल माइनस, इसका मतलब P का कनेक्शन ज्यादा माइनस पे है और N का कम माइनस पे, लेकिन रिलेटिवली पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग। तो ये इस समय D1 की वैल्यू जो है, इससे जो करंट, जो वोल्टेज करंट है उसको ये इग्नोर कर देगा। लेकिन ये सेकंड वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आ चुका है। इस समय अगर आप देखें नंबर 2 स्टेज, तो ये डबल एक प्लस में कर दीजिए, तो P वाला प्लस से है और N वाला देखें तो उससे माइनस पर है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में। अगली वेव में तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया है, पॉजिटिव वेव है, इसको ये निकाल देगा। तो ये इसने पकड़ा है D2 से, D2 मतलब ये कहानी D2 की है, ये कहानी D1 की है, तो ये D2 वाली पल्स पकड़ ली। अगले में D1 वाली, जो इन दोनों में पॉजिटिव है उसी को छोड़ेगा। इन दोनों में ये पॉजिटिव छप गया, इन दोनों में ये पॉजिटिव छप गया, इन दोनों में ये पॉजिटिव ये छप गया, और वहीं लिख दो फ्रॉम D1 फ्रॉम D2। तो आपको कैसा नेचर मिल रहा है, फुल वेव। वेव तो पूरी आ गई। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे पास पल्सेटिंग हाफ साइनोसॉइड्स है, ये आधा आधा पल्सेटिंग नेचर है, लेकिन एसी कैरेक्टर को काफी हमने दूर कर दिया है। ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, यही बातें आपको लिखनी जो मैंने बताई हैं, और फोटो डायग्राम जरूर बनाना है, सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम। अब अगली बात करते हैं कि ये जो इसमें पल्सेटिंग नेचर आ रहा है इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्टर्स। ये फिल्टर वैसे ही है जैसे चाय बनाते हैं घर में और छानते हैं तो चाय पत्ती छन्नी में आ जाती है और चाय निकल जाती है। तो हम भी क्या चाहते हैं कि इस पल्सेटिंग नेचर में हम एक ऐसा फिल्टर लगाएं जो पल्सेटिंग एसी का नेचर है उसको छान के रोक दे और डीसी निकाल दे। यही करने वाले, इसी के लिए हम लोग चाय की छन्नी यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक छन्नी फिल्टर्स। तो यहां पर देखिए फिल्टर्स, द रेक्टिफाइड वोल्टेज इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ शेप ऑफ हाफ साइनसॉइड्स। जैसा हमने अभी देखा था, इस तरह की पल्सेस आपको मिलती हैं, हाफ साइनसॉइड्स। थ्रू दो इट इज यूनिडायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल, निगेटिव नहीं जा रहा है, लेकिन डज नॉट हैव ए स्टेडी वैल्यू। स्टेडी वैल्यू नहीं है, पल्सेटिंग इन नेचर में। हम चाहते बढ़िया डीसी मिले स्टेडी नेचर के साथ।
तो टू गेट स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज, नॉर्मली एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट पैरेलली। या तो हम कैपेसिटर लगाते हैं लोड के पैरेलल, अभी दिखाएंगे, या इंडक्टर लगाते हैं सीरीज में लोड के, दोनों लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर रेक्टिफिकेशन हमें कैपेसिटर से मिलता है, इसलिए कैपेसिटर ज्यादा यूज किया जाता है। तो सिंस दीज एडिशनल सर्किट्स अपीयर टू फिल्टर आउट द एसी रिपल्स, पिच जो हो रहा था, एंड गिव ए प्योर डीसी, सो दे आर फिल्टर सर्किट या फिल्टर्स। फिल्टर सर्किट देख लेते हैं, थोड़ा सा दर्शन, बढ़िया। ये फिल्टर सर्किट है, मैं घबराना नहीं, ये एनसीईआरटी में दिया, बहुत आसान। अब देखिए इंडक्टर आप जो लगाएंगे वो सीरीज में लगाते हैं, तो ये देखिए लोड था, इसके सीरीज में इंडक्टर सर्किट लगा दिया। अब इंडक्टर सर्किट में आपको याद होगा अल्टरनेटिंग करंट में अपन लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 2πfL होता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एक्सएल रिएक्टेंस, यानी अपोजिशन टू द करंट, ऐसा बोल लीजिए। तो यहां से मान लीजिए जो एसी होगी, एसी की फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होती है ना, एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो यहां से जब पास होगा एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्सएल ज्यादा, तो एसी को रोक देगा ये और डीसी निकाल देगा। एसी को रोक देगा तो एसी कहां जाएगी, इससे निपटेगी ये इधर से, और डीसी डीसी लोड पे चली जाएगी। समझ में आई बात? अब अगर हम कैपेसिटर लगाते तो शंटिंग करते हैं, यानी पैरेलल सर्किट। यहां देखिए लोड के पैरेलल में लगा दिया है कैपेसिटर। अब इसका जो रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता था, वो फॉर्मूला था 1/2πfc। तो हम जानते हैं कि इसमें अगर f ज्यादा है तो xc हमारा कम है, और AC का f ज्यादा होता है, AC का f हमारा ज्यादा होता है। तो यहां पर हम अगर यहां से करंट गई, अब AC के लिए हमारा XC कम हो चुका है। AC और DC मिक्स जा रहे हैं, दोनों नेचर, लेकिन इसके लिए हमने AC के लिए एक सुगम रास्ता दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आई है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, और आगे लोड तो रेजिस्टेंस होता ही है। तो AC को जब भारी लोड की जगह बहुत ही कम लोड, कम रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहां से निकल जाएगी। तो AC ने यहीं से अपनी निकासी कर ली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इसका XC काफी कम रहा, तो कैपेसिटर से AC निकल गई। और कैपेसिटर DC को अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है। उस दशा में DC इससे नहीं निकल पाई, AC पास हो गई। AC अलाउड है और थ्रू कैपेसिटर, और DC नहीं अलाउड है, तो यहां से DC कंपोनेंट आगे गया और ये आउटपुट में मिल गया। तो AC को निकाल लिया, DC प्राप्त कर लिया, AC को रोक दिया, DC प्राप्त कर लिया। यहां AC रोक रहे हैं, इधर से भेज रहे हैं, DC मिल रहा है। यहां AC को एक आसान रास्ता दे रहे हैं और DC तब हमको मिल रही है। इस तरह से हम कार्यक्रम करते हैं। जो फाइनल आउटपुट आता है उसको फिर से आपको दिखा देते हैं कैपेसिटर सर्किट का। ये देखिए कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ये हम कैपेसिटर लगा देते हैं इसके पैरेलल में, आप देख पा रहे जो मैंने समझाया था, और DC कंपोनेंट निकल जाता है, लोड पे मिल जाता है। इस तरह से AC आउटपुट था। अब फिल्टर सर्किट जब लगा दिया है, कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट, तो ये रिपल्स भी खत्म हो जाते हैं, लगभग स्टेडी करंट हमको मिल जाती है। और यही हम करना चाहते थे, AC का रेक्टिफिकेशन। AC को DC में बदलना चाह रहे थे और यूनिडायरेक्शनल करंट चाहिए थी और स्टेडी वैल्यू के साथ चाहिए थी, जो हमें यहां पे मिल गई। इस तरह से आपका ये सेमीकंडक्टर पूरा खत्म हो गया, शानदार आसान भाषा में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसानी से समझ में आए, वीडियो लेक्चर देख के न्यूमेरिकल निकले, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है इसी लैंग्वेज रखते रखते, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पे अरविंद एकेडमी चैनल तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही। इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पूरे सिलेबस को बहुत कम समय में टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको दे पा रहा हूं, और इन सब का PDF भी आपको अवेलेबल कराया है। उम्मीद है आप इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने कैरियर में शानदार प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।